नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आरिंद प्रताप। आरिंद, नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, और बेहद महत्वपूर्ण इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में किया जा रहा है और इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए बस अब से कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी जोहानिसबर्ग पहुंचने वाले हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से एक बयान जारी किया गया। उसमें प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे की जानकारी दी है। बिल्कुल, और बयान में कहा है कि मैं दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहानिसबर्ग में आयोजित होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 22 से 24 अगस्त 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के गणराज्य का दौरा कर रहा हूं। मैं जोहानिसबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने के लिए भी उत्सुक हूं। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के न्योते पर मैं 25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका से एथेंस यानी ग्रीस की यात्रा करूंगा। बिल्कुल, और बहुत महत्वपूर्ण ये यात्रा, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्राचीन भूमि की ये मेरी पहली यात्रा होगी। मुझे 40 साल बाद, जी हाँ 40 साल लगे किसी प्रधानमंत्री को वहां पहुंचने में। आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि मुझे 40 साल बाद ग्रीस की यात्रा करने वाला वो पहला भारतीय प्रधानमंत्री बनने का होने का सम्मान मिला है। और ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सभी देश क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल, ये पांचों ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स के 3 स्तंभ हैं, पहला राजनीतिक और सुरक्षा, दूसरा आर्थिक और वित्तीय, और तीसरा संस्कृति और लोगों का आदान प्रदान यानी आपसी जुड़ाव को लेकर। उम्मीद की जा रही है कि इस बार ग्रुप में इस नए सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। शामिल होने वाले सभी देश ब्रिक्स की पारंपरिक पश्चिमी शक्तियों के प्रभुत्व वाले वैश्विक निकायों के विकल्प के रूप में भी देखने की बात लगातार की जा रही है। और आनंद, ये जो देश शामिल होने की बात कह रहे हैं, जैसा कि शेरपा ने जिक्र भी किया कि इस समिट में कुछ नए देश शामिल हो सकते हैं, तो ये जो नए देश शामिल होंगे उन देशों को उम्मीद है कि उनकी सदस्यता से उन्हें विकास, वित्त और बढ़े हुए व्यापार और निवेश के लाभ मिलेंगे। इन सभी देशों को लगता है कि ब्रिक्स से जुड़ने पर उन्हें न केवल फायदे मिलेंगे बल्कि जो अमीर मुल्क हैं, जो अमीर देश हैं, उनके वर्चस्व से लड़ने में भी उन्हें काफी मदद मिलेगी। तो बिल्कुल, तो निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का जोहानिसबर्ग का होने जा रहा है। कैसे ब्रिक्स समिट बेहद महत्वपूर्ण है ये 15वां सम्मेलन, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस ब्रिक्स समिट में किन महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत होगी, तमाम मसलों पर विचार होगा, और विस्तार की बात जो असीम अभी कह रहे थे वो अपने आप में बड़े एजेंडे में शामिल है। तो निश्चित तौर से इस महत्वपूर्ण दौरे पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे, यानी कहा जाए गए हैं हिंदुस्तान से, रवाना हुए, उस समय की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जब यहां से गए तो किस तरीके से उन्होंने उड़ान भरी है जोहानिसबर्ग के लिहाज से, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री रवानगी के वक्त की वो तस्वीरें, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये उनका काफिला जब वो एयरपोर्ट पहुंचे थे आज सुबह की ये तस्वीरें हैं। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जब नई दिल्ली से रवाना हो रहे थे। और ये उस वक्त की तस्वीरें, और उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री का जो विमान है वो जोहानिसबर्ग पहुंच जाएगा। हम वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और जैसा कि हम और आप आनंद बात कर रहे हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा है, दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, जोहानिसबर्ग में हो रहा है, और ब्रिक्स को लेकर ये बैठकें हो रही हैं, ये शिखर सम्मेलन हो रहा है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने एक प्रस्थान वक्तव्य, जो डिपार्चर स्टेटमेंट है, वो जारी किया। उस स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री ने कहा कि जोहानिसबर्ग में आयोजित 15वां ब्रिक्स सम्मेलन संस्थागत विकास की समीक्षा करने का उपयोगी अवसर प्रदान करेगा। पीएम ने ग्लोबल साउथ और विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होने की भी उम्मीद जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा पर रवाना होने से पहले एक वक्तव्य जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहानिसबर्ग में आयोजित होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के साथ एक मजबूत एजेंडा अपना रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स विकास की अनिवार्यताओं और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार सहित संपूर्ण ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करने का एक मंच बन गया है। प्रधानमंत्री ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि ये शिखर सम्मेलन ब्रिक्स को सहयोग के भविष्य के क्षेत्रों की पहचान करने और संस्थागत विकास की समीक्षा करने का एक उपयोगी अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जोहानिसबर्ग में वे ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने कई अतिथि देशों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुकता जताई है। पीएम मोदी ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के दौरे के बाद वे ग्रीस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर एथेंस पहुंचेंगे। 40 वर्षों के बाद ग्रीस की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होने का गौरव भी उन्हें मिलेगा, जहां दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, रक्षा और सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। उन्होंने ग्रीस दौरे से बहुआयामी संबंधों में एक नया अध्याय खुलने की उम्मीद जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो रवानगी से पहले प्रधानमंत्री ने अपने एक तरीके से एजेंडा भी सेट कर दिया किस तरीके से उनका ये महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। तो वहीं जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का प्रमुख का पहुंचना शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जोहानिसबर्ग पहुंचने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस सम्मेलन में वर्चुअल तरीके से भाग ले रहे हैं, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा जोहानिसबर्ग पहुंच चुके हैं। सम्मेलन के दौरान ब्लॉक के विस्तार पर चर्चा एजेंडे में सबसे शीर्ष पर माना जा रहा है। क्या है पूरी खबर, देखिए इसको विस्तार से। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष जोहानिसबर्ग पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट के कारण शिखर सम्मेलन में वर्चुअल तरीके से जुड़ रहे हैं। पुतिन के बदले विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग पहुंच चुके हैं। ये शी जिनपिंग का राष्ट्रपति बनने के बाद 5वां दक्षिण अफ्रीका दौरा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पर लूला और उनकी पत्नी का स्वागत दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री नालेनी पंडोर और दूसरे अधिकारियों ने किया। ब्रिक्स देश के सभी राष्ट्राध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जोहानिसबर्ग स्थित घर पर मिल रहे हैं, जिसे एक लग्जरी होटल में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा 30 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी जोहानिसबर्ग में मौजूद हैं, जो कि ब्रिक्स देशों के सदस्य नहीं हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्लॉक के विस्तार पर चर्चा एजेंडे में शीर्ष पर है। रविवार को एक टेलीविजन संबोधन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका को किसी भी वैश्विक शक्ति के साथ जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और उनके पास ये विकल्प है कि वो किस देश के साथ साझेदारी करें। उन्होंने अफ्रीकी देशों को ब्रिक्स ब्लॉक के साथ साझेदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वो व्यापार और निवेश के अपार अवसरों से लाभ उठा सकें। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर हावी हो चुके डॉलर से वैश्विक अर्थव्यवस्था को डॉलर मुक्त करने के प्रयास पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में विश्व की 40% से ज्यादा आबादी रहती है और इन देशों का विश्व की जीडीपी में 26% से अधिक योगदान है। दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि कड़ी सुरक्षा के बीच शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के नीति निर्धारण मंत्री ने कहा कि सुरक्षा के मुद्दे पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सम्मेलन के लिए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस पूरे शिखर सम्मेलन में बिजनेस की भी बातें होंगी। तो इसमें जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स बिजनेस फोरम की भी बैठक जारी है और इस बैठक को पीएम मोदी भी संबोधित करने वाले हैं। बैठक की जो थीम है वो है मेकिंग एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अ रियलिटी, यानी त्वरित वृद्धि और सतत विकास को धरातल पर लाना। बैठक के दौरान 6 विषयों पर पैनल चर्चा भी हो रही है। इस पैनल चर्चा में कृषि पर, एग्रीकल्चर पर जोर, ई वाहन, ब्रिक्स उद्यमिता अवसर और अफ्रीका में ब्रिक्स जैसे विषय शामिल हैं। अंतिम पैनल डिस्कशन में ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। और वहीं ब्रिक्स फोरम में भाग ले रहे भारतीय उद्यमियों से डीडी न्यूज ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग टेक्सटाइल में हैं। इधर टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है। इधर 2 कंपनी है, एक प्रीला करके और एक तय्युन टेक्सटाइल करके। तो दोनों कंपनीज अवेलेबल है टेक ओवर करने के लिए। दे आर अवेलेबल फॉर सेल। तो उसके लिए हम लोग विजिट किया और वी आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ टेकिंग ओवर, बाइंग दैट वन एज अ होल, रनिंग इट
and give some employment to South African people also. मोदी जी के बारे में क्या कहे, वो तो आई रियली लव, आई एम वेरी मच फैन ऑफ मोदी जी. एंड वो जो काम कर रहे हैं वो दैट इज रियली अनबिलीवेबल, टेकिंग अप आवर कंट्री एंड मेकिंग आवर कंट्री, अपना देश का नाम पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा कर रहे हैं. तो वेरी प्राउड ऑफ हिम. हमें यहाँ इनविटेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका से कि आप यहाँ इनवर्ड इन्वेस्टमेंट या बाइंग करें. पहले मैं बता दूं कि हम लोग इंडिया से हैं और हम लोग राइस कस ऐश और कोल ऐश के ऊपर में टेक्नोलॉजीज बनाए हैं और उनके अराउंड हम बिजनेस इंडिया में ऑलरेडी कर रहे हैं. वी फाइंड इट कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हर कॉन्टिनेंट में जानी चाहिए, इसलिए हम साउथ अफ्रीका आए हैं. हम जानते हैं यहाँ भी फ्लाई ऐश का प्रॉब्लम है जिसको हम हमारे टेक्नोलॉजी से रिजॉल्व कर सकते हैं. और एज फार एज उनके लीडरशिप की बात है, यहाँ हम वो मैजिक और फेनोमेनन देख पा रहे हैं कि लोग चाहते हैं इंडियन लोगों के साथ बात करना, उनकी संस्कृति के बारे में जानना, और वो हमारे साथ पिक्चर्स खींच रहे हैं, हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, गूगल ट्रांसलेटर से थैंक यू दिखा रहे हैं, धन्यवाद दिखा रहे हैं. तो दैट इज गुड, दैट इज फेनोमेनल हियर. हमारे प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप उनके ऊपर इतना भावी हो गया है, तो वो देख के वो बोलते हैं कि हमें फ्रेंडशिप का आइए और हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को हेल्प कीजिए. तो हमने लास्ट 10 दिन में बहुत सारी इंडस्ट्री को विजिट किया, उनको हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हमारी इंडियन मशीनरी, उसके बाद में टू रन द यूनिट, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, स्किल्ड मैन पावर, एंड टू रिपेयर देयर एग्जिस्टिंग मशीन, they need our help. So we are helping them also, and we are bringing the new investor to invest here to make the joint ventures in a textile industry. And we are very much happy, and many of our investors are very much interested to invest in South Africa. तो ये कुछ व्यापारी वर्ग जो वहां पे व्यापार कर रहे हैं उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं थी जो कि पीएम मोदी के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है. लेकिन जैसा कि हमने कहा, हम चर्चा कर रहे थे कि जो इस बार का शिखर सम्मेलन है उसमें सदस्य देश भी शामिल होंगे. बहुत से देशों ने एप्लीकेशन दिया है कि हमें इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाए. तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्लॉक का जो विस्तार है वो कहीं ना कहीं मुख्य एजेंडे में है. दक्षिण अफ्रीका के जो ब्रिक्स शेरपा हैं अनिल सुकलाल, उन्होंने कहा है कि सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेता नए मेंबर्स की भी वो घोषणा करेंगे. इस सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका के शेरपा ने हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह से खास बातचीत की. आइए आपको सुनाते हैं. As the 15th leaders meeting of the BRICS summit kicks off here in Johannesburg, the grouping is focusing on developmental partnership with not just South Africa, which is the president this year and the host of this summit, but also by extension with the rest of the African continent. The other is reform of multilateral institutions and strengthening cooperation between the global south. To talk more about that, I have with me Dr. Anil Suklal. He's the Sherpa of South Africa for the BRICS Summit. Thank you, Dr. Suklal, for speaking to us. What will be main on the agenda of the 15th BRICS Summit? In terms of the substance, of course, you've mentioned a very important point, the reform of the multilateral institutions. This is a standing item of BRICS leaders' agenda. As you know, the current multilateral global order is archaic, outdated, and almost dysfunctional, including the Security Council that's almost paralyzed and cannot address issues of global peace and security effectively. Since its outset, BRICS has been calling for a reform of global governance architecture. One concern that is of India and also of the world is cross-border terrorism. Would that be on the agenda? Yes. Of course, terrorism is always on the agenda because it's an issue that BRICS leaders converge on and soundly condemn. So you will see the declaration address issues of terrorism and in all its facets and manifestations. Much anticipation, as you say, over 40 leaders or heads of state and government of over 40 countries converge here in Johannesburg. Would there be the talk of expansion of BRICS? Do you think, does South Africa think the time for expansion of this grouping has come? Well, expansion is definitely on the agenda. It is something that was already cited in the declaration of last year, where leaders
asked us to start the discussion of expansion and to look at developing guiding principles, standards, criteria and procedure for expansion. South Africa has been seized with this matter. We've had several Sherpa meetings discussing expansion, and we have completed our documentation around this issue. Would the grouping be admitting new members at this summit? Most likely. Most likely. Okay. Leaders will make an announcement after the meeting. Climate change is an issue which affects the world. Would that be prominently on the agenda? Absolutely. It is prominently on the agenda. It's an issue that we are discussing and the devastation that it has on all of our peoples, our economies, our livelihoods, and what is it we can do collectively as BRICS to address the issues of climate change, climate action, and also to ensure that the global North commits and fulfill its commitments in terms of climate financing in assisting developing countries, both with finance and technology, to address issues of both mitigation and adaptation. So clearly, on the agenda would be these multiple issues that the South African Sherpa says, but at the heart of the summit would be strengthening and broadening the partnership between these emerging economies from what is referred to as the global south, and that is also a key priority of India's G20, of which the Leaders Summit will be held in New Delhi with just days away from the big summit of Johannesburg. With cameraman YK Loknath, this is Amritpal Singh for DD India in Johannesburg. बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में, क्योंकि हम जानते हैं असीम, शेरपा वो व्यक्ति होता है जो किसी भी एक देश की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता है और सारी चीजें तय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उनके माध्यम से इस बात का आना कि विस्तार कहीं ना कहीं लगभग तय है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर के तौर पे है। किस तरीके से ब्रिक्स सम्मेलन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से बस कुछ ही देर में एक तरीके से जोहानिसबर्ग पहुंचने वाले हैं, वो सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा क्या कुछ आज के एजेंडा में रहेगा, इस पर विस्तार से बात भी करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए, उनका परिचय आपसे कराते हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ प्रोफेसर रुचिरा बेरी जी हैं, जो कि सलाहकार अफ्रीका सेंटर MP इट्सा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर सज्जनहार, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अभी हमने सुना कि जो शेरपा थे एक तरीके से साउथ अफ्रीका के, उन्होंने साफ तौर से कहा कि विस्तार लगभग तय है, तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर हो जाती है कि ब्रिक्स अब विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आगे इसका एक तरीके से महत्व और ज्यादा बढ़ता दिखाई पड़ेगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालांकि जो मैंने सुना अभी, जो डॉक्टर अनिल सुकलाल ने कहा, अनिल सुकलाल और हम साथ में काम कर चुके हैं बेल्जियम में, ब्रसल्स में, जब वो एम्बेसडर हुआ करते थे, तो उनकी स्टेटमेंट मैंने सुनी है, पर मैं इतना अभी उसको वो नहीं कहूंगा। मैं इंतजार करूंगा जब ये लीडर्स अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि देखिए हमारी तरफ से अभी जब मुलाकात भी हुई थी, विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी जोहानिसबर्ग में, कुछ पिछले महीने ही हुई थी, और उसमें हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर है, और हमारे जो विदेश सचिव हैं उन्होंने भी अपने वक्तव्य में, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अभी किया था, एड्रेस किया था, उन्होंने कहा था हमारा पॉजिटिव इसमें वो है, व्यू है, और हम इसमें क्राइटेरियन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। देखिए ये अभी तक बताया गया है जो करीब 20-22 देशों ने अपनी एप्लीकेशन दी है ब्रिक्स की मेंबरशिप में। अब इतना एकदम तो आप ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, और जैसे आपने कहा अरेन, जो अभी करीब 40 ऐसे देश हैं जो कि सदस्य बनना चाहते हैं। अभी तक ये 2001 में ये इसका प्रपोजल जैसे दिया गया था जिम ओ'नील ने गोल्डमैन सैक्स में, 2009 में पहली मुलाकात हुई थी, शिखर सम्मेलन हुआ था येकतेरिनबर्ग में रशिया में जी, और उसके बाद अभी 4 से लेकर 5 मेंबर हुए हैं इतने सालों में। साउथ अफ्रीका को 2010-11 में इसमें जोड़ा गया है, तो एक साथ इतने मेंबर्स को जोड़ना मेरे विचार से वो ठीक नहीं होगा। अगर वो कहते हैं जो कुछ मेंबर्स को हम अनाउंस कर सकते हैं, कुछ ना कुछ क्राइटेरियन होना चाहिए। अभी तक वो क्राइटेरियन बाहर निकल कर नहीं आया है, तो मैं इतनी जल्दी नहीं कहूंगा जो ये मेंबरशिप में एक्सपेंशन बिल्कुल ही हो गया है या होने वाला है। आई विल वेट फॉर द अनाउंसमेंट फ्रॉम द लीडरशिप। और अभी मैं समझता हूं, जैसे देखिए और ऑर्गेनाइजेशंस है, अरे शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है या आसियान है, उनमें अलग अलग स्तर है।
डायलॉग पार्टनर है, ऑब्जर्वर स्टेटस है, तो जो भी कोई मेंबर बनना चाहता है पहले आपके पास अलग स्तर पर आता है, उसको आगे लेकर जाता है। मैं आपके पास आऊंगा सर, लेकिन अभी हमारे पास हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह जोहानिसबर्ग से जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, ताजा अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जोहानिसबर्ग में उनका जहाज लैंड कर गया है। वो अभी कुछ देर पहले यहाँ जोहानिसबर्ग में भारत से जोहानिसबर्ग सीधा अपने प्लेन पे पहुंचे हैं और अभी प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ का जो मोटलूफ एयरपोर्ट है जोहानिसबर्ग का उससे रवाना होंगे। वो पहले अपने जहाँ जिस होटल में प्राइम मिनिस्टर बेस हैं वहाँ आएंगे और फिर यहाँ से वो सीधा जो ब्रिक्स बिजनेस फोरम चल रही है उसकी लीडर्स मीटिंग में जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम को उसके बाद ब्रिक्स लीडर्स रिट्रीट में जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब होटल में पहुंचेंगे तो कुछ इंडियन डायस्पोरा की कम्युनिटी यहाँ पे जैसे आपने जब भी प्रधानमंत्री बाहर ट्रैवल करते हैं, देश से बाहर ट्रैवल करते हैं, तो इंडियन डायस्पोरा में या भारतीय मूल के जो लोग हैं वहाँ उस देश में रहते होते हैं, उनमें बहुत उत्साह होता है प्रधानमंत्री को देखने का, उनसे मिलने का। तो यहाँ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है इंडियंस की और वो काफी जनरेशंस पहले, कई लोग तो 8-8 पीढ़ी पहले उनके एंसेस्टर्स माइग्रेट किए थे, पर उनमें अभी भी अपने आप को भारतीय मूल की का देखना और एसोसिएट करना, तो उन सब में भी प्रधानमंत्री मोदी को देखने की काफी चाह है, तो वो लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जी ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे पास दोबारा आएंगे। लेकिन रुचिता बेरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुचिता मैम, मेरा सवाल ये, जिस बात का जिक्र आर्यन कर रहे थे, जिस बात का जिक्र अशोक जी कर रहे थे, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अभी तक जैसा कि अशोक जी ने कहा कि 40 सदस्य हैं जो कि अपनी वो दिखाए हैं, इच्छा जताए हैं कि हम इस ब्लॉक में, इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन अगर इसी साल की बात कर ली जाए, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, 2023 की बात कर ली जाए मैम, तो इसमें अभी तक 17 देशों ने प्रतिबद्धता, जेन्युइन जो एक कमिटेड है कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, उन्होंने जताया है। अगर वो 17 देश, रुचिता मैम, अगर ये 17 देश शामिल हो जाते हैं, तब जो आंकड़े आए हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि 4.2 बिलियन, यानी कि लगभग 50% पूरे वैश्विक आबादी का 50% इन तमाम देशों में होंगे। 60% ऑफ द ग्लोब्स गैस रिजर्व्स इन्हीं देशों में होंगे। उसके बाद से यह कहा जाए कि जीडीपी जो है वो डबल हो जाएगा, ईयू के, यूरोपियन यूनियन का जो जीडीपी है उससे डबल हो जाएगा और 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इनकी जीडीपी हो जाएगी और ये अमेरिका की जीडीपी से कई गुना बड़ा हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये कि जैसा कि शेरपा ने कहा कि चाहते हैं और कुछ उम्मीद भी की जा रही है कि इस बार शामिल हो सकते हैं सदस्य देश, ऐसे में इसकी जो शक्ति है, जो पहचान है पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, वो और भी बढ़ जाएगी। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि ये जो समिट है इसमें जो ब्रिक्स कंट्रीज है, एक तो सबसे पहली बात तो ब्रिक्स जो है, आप कह रहे हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुपिंग है। अभी तक जो है वो वर्ल्ड का जो है 41% पॉपुलेशन को जो है रिप्रेजेंट करता है, 16% ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है और 24% जीडीपी को, और अगर पीपीपी टर्म्स में देखें तो वो 32% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे हालात में उसका एक्सपेंशन की बात करी जा रही है, उसके और भी मतलब ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, ज्यादा जीडीपी को रिप्रेजेंट करेगा, ज्यादा ट्रेड को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे आपने अभी आंकड़े बताए हैं। तो इस ग्रुपिंग का तो महत्व बढ़ेगा, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अभी इस समिट में जो है, जैसे कि एम्बेसडर शुक्ला ने कहा कि डिस्कशन है कि क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला मुद्दा यह है कि क्राइटेरिया डिसाइड करना था उनको इस समिट में कि किस बलबूते पे हम मेंबर एडमिट करेंगे अपने इस ग्रुपिंग में। तो भैया उनकी क्या जीडीपी है, उनकी क्या ट्रेड है, कुछ क्राइटेरिया जो है वो सेट किए जाएंगे। हमें अभी तक हमारे को ओपन नहीं हुए हैं कि क्या क्राइटेरिया है।
तो इसलिए ये कह पाना कि ये 17 जो देश आप कह रहे हैं कि एडमिट हो जाएंगे, ये अभी बहुत मुश्किल है। ये मतलब अभी कहना कि अभी आप वेट करिए, एक दिन के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि एडमिट हो रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। जैसे अशोक सज्जन का हर चीज। लेकिन रुचिता मैम, चलिए 17 नहीं, अगर मान लीजिए कि 2, 4 या 5 ही, जैसे कि दक्षिण अमेरिका से अर्जेंटीना का नाम आ रहा है, बहुत प्रबल दावेदार है वो शामिल होने का, ऐसे अफ्रीकन कंट्री से भी कुछ देशों के नाम आ रहे हैं। ऐसे में इसका जो एक्सपैंड हो रहा है, जो फैलाव हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को देखते हुए क्या लगता है कि ये एक ऑल्टरनेट ग्रुप बन पाएगा ग्लोबल नॉर्थ के मुकाबले? देखिए, ऑल्टरनेट ग्रुप ग्लोबल नॉर्थ के मुकाबले तो बनना मैं कह नहीं सकती। अभी तक ब्रिक्स का ये कहना नहीं था कि हम अगेंस्ट है किसी के, ये तो नहीं कहा गया। हम एक ऑल्टरनेट मतलब डिस्कशन फोरम कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये यूनाइटेड नेशंस का ऑल्टरनेट है या किसी का। तो ये तो बेसिकली एक डिस्कशन फोरम है जहां पे डिस्कस करी जाती है मुद्दे जो हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। जैसे कि बताया है कि इस समिट का जो थीम है उसमें रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म पर डिस्कशन होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर डिस्कशन होगा, म्यूचुअली अश्योर्ड ग्रोथ पे डिस्कशन है। ये मुद्दे तो हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो भारत ने बहुत सालों से कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, और हम इस बात को काफी हम कह रहे हैं कि वी आर द वॉइस ऑफ ग्लोबल नॉट ग्लोबल साउथ, और हम तो यही कह रहे हैं कि पूरे सदर्न कंट्रीज का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये मुद्दा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में दूसरा मुद्दा की रिफॉर्म होना चाहिए मल्टीलैटरल फोरम का। ये एक मुद्दा ब्रिक्स के साथ काफी सालों से जुड़ा हुआ है, उसकी शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है कि रिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आजकल समझ लीजिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है आज के माहौल को। बिल्कुल, शायद इसीलिए लगातार भारत इस बात का पक्षधर है कि इस प्रकार के रिफॉर्म्स की लंबे समय से जरूरत है और भारत जैसे देशों को उसकी आवाज को एक सही प्रतिनिधित्व मिलने की जरूरत है। मिस्टर सज्जनहार जी, आपको लगता है कि ब्रिक्स के मौजूदा 15वें शिखर सम्मेलन में इन तमाम मसलों पर विस्तार से बातचीत होगी? क्या एक बड़ी उम्मीद अपेक्षा निकलती नजर आती है? जब हम ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी की बात करते हैं तो भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नजर आता है। जब हम वैश्विक चुनौतियों की बात करते हैं तो भारत उनमें समाधान देता नजर आता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर नजर आता है। आपको लगता है कि जब समस्याओं के समाधान के लिए मंथन होगा तमाम विषयों पर, तो भारत एक नजीर, एक उदाहरण के तरीके से मजबूती से अपनी आवाज रखता भी नजर आएगा इस मंच पे? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं जो ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म के बारे में, तो उसमें अगर देखा जाए, जैसे कि कहा है, अभी डॉक्टर अनिल शुक्ला से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बिल्कुल ही इनइफेक्टिव हो गया है, और भी बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस की हैं या और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जिनमें भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। परंतु अगर देखा जाए ये सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसमें अगर उसके विस्तार की बात हो रही है, तो अगर एक देश जो कि उसके विस्तार सर, आपको रोकना चाहेंगे, ये तस्वीरें इस वक्त हम सीधे जोहानिसबर्ग से दिखा रहे हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेष विमान से जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यहां पर भारतीय तिरंगा शान से लहराता हुआ और साउथ अफ्रीका का झंडा, और हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमृतपाल सिंह, हम साफ तौर से देख सकते हैं प्रधानमंत्री का अराइवल? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री वाटरक्लूफ एयरफोर्स बेस पर इस वक्त लैंड किए हैं। यहाँ के साउथ अफ्रीका के डिप्टी प्रेसिडेंट पॉल माशेटीले उनको रिसीव करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री इस मिलिट्री बेस से रवाना होंगे, पहले अपने होटल आएंगे जहां इंडियन डायस्पोरा, जो यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी है, वो एकत्रित हुई है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। जैसे अक्सर देखा जाता है जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो वहां पर जो भारतीय रहते हैं उनमें एक उत्साह होता है, एक चाह होती है, एक एक्साइटमेंट होती है प्रधानमंत्री को देखने की, अगर उनके साथ सेल्फी खिंचा पाएं वगैरह। तो प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए उनसे मुलाकात करेंगे, फिर सीधा प्रधानमंत्री जो बिजनेस फोरम है उससे जो ब्रिक्स का बिजनेस फोरम है उसकी लीडर्स मीटिंग पे जाएंगे, में शिरकत करेंगे। उस मीटिंग के बाद आज प्रधानमंत्री ब्रिक्स अमृतपाल, आपसे
अमृतपाल, आप एक मिनट आप खामोश रखिए, ambience- क्योंकि हम एक वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं जरा उसको ऑडियंस के साथ सुनाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। ये सीधी तस्वीरें आप साथ देख रहे हैं इस वक्त जोहानिसबर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेष विमान से साउथ अफ्रीका पहुंचे हुए हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। रेड कारपेट साफ तौर से असीम दिखाई पड़ रहा था और निश्चित तौर से हमको अलग लगे, अनोखा लगे, लेकिन पारंपरिक तरीके से जैसे प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, ये उनका एक कल्चर है जिसके तहत किसी विशेष मेहमान का विशेष तरीके से स्वागत करते हुए साफ तौर पे दिखाई पड़ी तस्वीरें। और आरेंद्र, मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी जानकारी अपने दर्शकों को ये दे दूं कि ये जो आपने पारंपरिक डांस देखा, मैं भी देख रहा था, इसे इंडाल्मू और इनगोमा कहते हैं। तो ये वहां की सांस्कृतिक परंपरा रही है और ये नाम इंडाल्मू और इनगोमा ये एक विशेष तरीका है डांस के जरिए, नृत्य के जरिए अपने विशेष मेहमान के स्वागत करने का। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, मिस्टर सज्जनहार जी और प्रोफेसर रुचिरा बेरी जी। सज्जनहार जी, अपनी बात रख रहे हैं तो उस बीच ये सीधी तस्वीर हमने दिखाया कि प्रधानमंत्री का अब आगमन हो गया है, लेकिन उससे पहले जो अपनी बात रख रहे थे, हम इन तस्वीरों को लेकर आपसे समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के लिए रेड कारपेट, तिरंगा झंडा हमको साफ तौर से दिखाई पड़ा और विशेष तौर से विशेष तरीके से प्रधानमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत, यह भी दिखाता है कि एक मोमेंटम सेट करता हुआ ब्रिक्स को लेकर। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक तो ब्रिक्स को लेकर सेट करता हुआ और एक दक्षिण अफ्रीका के साथ, और दक्षिण अफ्रीका के साथ तो हमारे जो संबंध हैं बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही सांस्कृतिक हैं, बहुत ही मतलब अगर आप महात्मा गांधी के समय से लीजिए, उसके बाद देखिए नेल्सन मंडेला का हमारा क्या जो रोल रहा अपार्थाइड से जूझने का। भारत एक अकेला देश था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन में, जिसने वो खड़ा रहा अपार्थाइड के और डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध। तो हमारे संबंध बहुत पुराने जाते हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहले भी अभी जा चुके हैं जी। और मैं समझता हूं ये जो पारंपरिक तरीके से उनका जो स्वागत किया गया, ये बिल्कुल जैसे हमारे बिजनेस लीडर्स भी कह रहे थे, जो बहुत ही वहां पर प्रेम है, भारत के रुचि है भारत के बारे में जानने में। तो ये सभी चीजें हैं, ये मित्रता बहुत गहरी है, बहुत पुरानी है, बहुत गूढ़ है। और ये ब्रिक्स में भी हमारे जो संबंध हैं, वहां के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा, आपको मालूम होगा अरविंद जी, जो अभी एक रिपोर्ट आई थी, जो प्रधानमंत्री वहां पर नहीं जाएंगे, वो वर्चुअल तरीके से, जब राष्ट्रपति पुतिन का आया था वो वर्चुअल तरीके से, परंतु उसी दिन टेलीफोन आ गया इनका राष्ट्रपति का दक्षिण अफ्रीका के, और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं, वो वहां पर जाने वाले हैं, इसमें कोई शक शुबह की बात नहीं है। तो वहां पर वो हैं और पूरी अच्छी तरीके से इन अपना जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे वहां पर। अगर आप मुझे इजाजत दें, जो मैं पहले बात कह रहा था जी। तो उसको मैं थोड़ा पूरा कर दूं, जो आपने जो पूछा था, जो यहाँ पर ये जो सभी जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका रिफॉर्म है, तो उसमें देखिए, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म और उसके एक्सपेंशन की अगर बात की जाए, तो इसके ऊपर बातचीत तो बहुत सालों से चल रही है, बहुत दशकों से चल रही है। और अगर एक देश है जो कि अड़ंगे डाल रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल डाल रहा है, उसमें ब्रिक्स की एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, वो तो चीन है। देखिए, चाहे अब भारत का भी वहां पर परमानेंट मेंबरशिप हो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो चारों जो और परमानेंट मेंबर्स हैं, उन चारों ने कहा है, जो भारत को वो चाहते हैं
क्योंकि हर तरीके से हम सक्षम हैं इसमें और भारत को चाहते हैं। चीन ही एक ऐसा देश है, अभी हमारे विदेश मंत्री ने भी यही कहा, जो चीन एक ऐसा देश है जो कि रास्ते में रोड़ा अटकाए है। तो बहुत सारे ऐसी जो चीजें हैं भारत के साथ लेते हुए, चाहे भारत की और अगर सदस्यता न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में देखिए तो उसमें भी चीन ही सामने अड़ा हुआ है। तो इसलिए इसमें ब्रिक्स की एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है। देखिए, ब्रिक्स का एक्सपेंशन अगर मैं ये कहूं, अगर एक देश जो चाहता है वो है चीन, क्योंकि चीन चाहता है जो ब्रिक्स को, ये नहीं जो वो एक बहुत और सशक्त यूनिट की तरीके से उसको वो उभार कर सामने लाए, जिससे कि और अच्छा काम कर सके, ग्लोबल साउथ के बारे में उनके हितों को आगे ले जा सके। नहीं, वो चाहता है जो इसको एक एंटी वेस्टर्न अलायंस बनाया जाए, क्योंकि चीन और अमेरिका के संबंध जो हैं वो इतने खराब हो गए हैं। और अब हम देख रहे हैं जो रूस और पश्चिम के, वो उनके संबंध भी खराब हो गए हैं। तो रूस भी काफी हद तक चीन के साथ मिल गया है, जो इसको हम अगर एक्सपैंड करते हैं तो ये जो दूसरे देश हैं, देखिए जैसे अभी वो अमन जी बता रहे थे और उन्होंने कहा जो ये इसमें 50% पॉपुलेशन, देखिए 42% तो अभी पॉपुलेशन है। तो मतलब अगर आप 10, 12, 15 देश इंक्लूड करेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 5-6% आपको और पॉपुलेशन मिल जाएगी। अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो चीन की इकोनॉमी है करीब 14-15 ट्रिलियन डॉलर, भारत की है 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर। तो ज्यादातर तो इकोनॉमी इन दो देशों से बनती है। और जो सब देश हैं, चाहे वो ब्रिक्स के देश भी हैं अरेंज जी, वो भी बहुत, रूस का, ब्राजील का, दक्षिण अफ्रीका का, इनकी भी इकोनॉमी बहुत ही कम है। तो इसीलिए अगर ये इसका एक्सपेंशन किया जाएगा इतनी जल्दी में, तो मैं समझता हूं ये चीन के डोमिनेंस को और बढ़ाएगा, इसको चीन डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन और बनाकर आगे लाएगा। अशोक सर, मेरा इसी आप ही के आंसर्स पे मेरा सवाल है कि जब ब्रिक्स के अंदर ही अगर चाइना रोड़े अटका रहा है, और जिस बात का जिक्र भारत ने कई बार कहा कि हम रिफॉर्म्स चाहते हैं, चाहे वो यूएनएससी हो या फिर बाकी जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ब्रिक्स के अंदर ही आपके राइवल बैठे हुए हैं, ऐसे में किस तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे, कैसे कंसेंसस ला पाएंगे? देखिए, कंसेंसस ये है जो ऐसे मुद्दों को हमें चुनना चाहिए जो कि डिवाइसिव मुद्दे नहीं हैं, जो कि डेवलपमेंट के ऊपर मुद्दे हैं, जिसमें सभी के बीच में तालमेल है। जैसे अगर आप चाहते हैं जो यहां पर ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, तो ये इसमें चाइना को नहीं करना चाहिए जो चाइना इसको ऑर्गेनाइजेशन को डोमिनेट करे। देखिए, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है अमन जी, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो चाइना डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसको भी चाइना वैसे ही बनाना चाहता है और इसीलिए मेरे विचार से थोड़ा बहुत जो ये रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस है भारत की तरफ से और ब्राजील की तरफ से, अब दक्षिण अफ्रीका की तरफ से देखिए इतना रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ये समझता है जो जब 2010-11 में उसको सदस्य बनाया गया तो चीन ने सदस्य बनाया, तो चीन की तरफ उसका थोड़ा वो है जो वो एक ग्रैटिट्यूड ओ करता है चीन को, तो चीन का विरुद्ध वो नहीं करेगा। और चीन ने ये सबसे पहले शुरुआत की थी 2017 में, जो इसको हम ब्रिक्स प्लस बनाएंगे, ब्रिक्स के हम और मेंबर्स इसमें लाएंगे। और अभी तो ये वाली जो कवायद है और ज्यादा हो गई है, क्योंकि जो संबंध हैं चीन और पश्चिम के और अमेरिका के, वो और खराब होते गए हैं। तो इसीलिए वो चाहता है जो इसमें वो देश आए, वो देश हैं जो कि ये चाहते हैं जो हमको चीन से जो पैसा है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हमको पैसा मिले, वहां पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाए, तो हम फिर चीन के साथ मिलकर जो कुछ करना है जियो पॉलिटिक्स में, वो चीन का साथ देंगे। तो एक तरीके से सर वो सीधा उतना है नहीं, सजना सा जो आप बात कह रहे हैं ना, उतना सीधा है नहीं जो सीधा दिखाई पड़ता है, क्योंकि बहुत सी चीजें बैकग्राउंड में भी चल रही होती है। प्रोफेसर बेरी, आपको लगता है कि अगर हम ब्रिक्स के 15वें सम्मेलन के लिहाज से बात करें तो आउटरीच को लेकर भी जो अफ्रीकन नेशंस है उसका एक बहुत बड़ा एक तरीके से लीडर्स आ रहे हैं, उनके साथ भी ब्रिक्स नेताओं की बातचीत होगी। आपको लगता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिहाज से, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिहाज से या अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिहाज से कैसे मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है, उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण। मैं आपके पास ये सवालों पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और तस्वीरों का भी जिक्र कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जोहानिसबर्ग पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया है, बच्चे भी इस दरमियान वहां पर उपलब्ध मौजूद रहे हैं। क्या कुछ है तस्वीर, आइए उसका जिक्र करते हैं।
तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक छोटे बच्चे वहां पे राखी लेकर वहां पे मौजूद है और प्रधानमंत्री को राखी वो बांध रहा है। तो किस तरह से ये, और ये अपने आप में भारतीय परंपरा के तरीके से भी कह सकते हैं कि एक तरीके से भारतीय समुदाय के बड़ी संख्या में लोग पहुंचे स्वागत करने के लिए। तिरंगा झंडा असीम अपने आप में विदेशी सरजमी पे दिखाई पड़े तो हर भारतीय का मान सम्मान होता है और ये भारतीय परंपरा की छटा, जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी अमृतपाल भी कह रहे थे कि 8-8 पीढ़ियों से लोग वहां मौजूद है। देखिए ये थाल जो एक स्वागत के लिए होता है, इसमें थाल में तिरंगा भी नजर आ रहा है, अक्षत भी नजर आ रहे हैं, रोली चंदन भी नजर आ रहा है। जब आप किसी अपने का स्वागत करते हैं, किसी मेहमान का, तो अक्षत भी देते हैं। तो वो सारी परंपराएं जो भारतीय परंपराएं हैं दूर सुदूर जोहानिसबर्ग में, साउथ अफ्रीका में आज भी जीवंत तरीके से नजर आ रही हैं और बेहतरी से लहराता तिरंगा हम सब भारतीयों को मान सम्मान को बढ़ाता नजर आ रहा है। और देखिए मेरी कोशिश ये रहती है, हमारी कोशिश ये रहती है, डीडी न्यूज की कोशिश ये रहती है कि इन तमाम कार्यक्रमों के जरिए हम कुछ फैक्ट्स लगातार आपको जानकारी, आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए देते रहें। दक्षिण अफ्रीका में चूंकि इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं, इसलिए ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अगर पूरे दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो भारतीय मूल के जो लोग हैं उनकी आबादी 2.5% से 3% के बीच में है और ज्यादातर लोग वहां जो रह रहे हैं वो ज्यादातर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, व्यापार से जुड़े हुए हैं और ज्यादातर लोग धनी हैं, पैसे वाले हैं, वहां पे लोग रह रहे हैं। और आप आगे देखिएगा इन तस्वीरों में कि कहा जाता है कि जो दक्षिण अफ्रीका है उसे एक रेनबो नेशन कहा जाता है। रेनबो मतलब कि रेनबो में इंद्रधनुष में जिस तरह से 7 रंग होते हैं, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका की जो सरजमी है, जो धरती है, वहां भी तमाम नस्ल और तमाम धर्म के लोगों को उन्होंने आत्मसात किया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं वो तमाम जो भारतीय लोग हैं, उनमें से कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए। छोटे बच्चे से लेकर हर पीढ़ी, युवा, महिलाएं, बच्चे, हर कोई वहां पे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए बेताब दिख रहा है। असीम संभवतः, क्योंकि हम अनुमान ही लगा सकते हैं स्टूडियो में बैठ के, क्योंकि संभवतः इस सड़क से प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है, यहां पर भारतीय समुदाय के लोग संभवतः मौजूद रहे होंगे। प्रधानमंत्री ने अपना काफिला संभवतः रोका होगा और उसके बाद लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे, क्योंकि ये सड़क के किनारे का वो जगह है जहां पे बड़े लोगों की संख्या मौजूद है और निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री अब एयरपोर्ट से उतरे, उसके बाद अपने काफिले से जैसे आगे गए, भारतीय समुदाय के लोग मिले, तो भारतीय समुदाय के लोगों का अभिवादन को स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतर के उनके बीच पहुंचे हैं और निश्चित तौर से सुरक्षा के तमाम मापदंड रहते हैं बावजूद उसके प्रधानमंत्री भारतीयों से सीधा संपर्क स्थापित करने की किसी भी एक मौके को नहीं छोड़ते और उन्हीं की ये तस्वीरें, देखिए भारतीय वहां मौजूद। आरेंद्र, ये जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय लोग वहां पे, भारतीय मूल के लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री ने कई बार कई मंचों पे कहा है कि जो भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं वो भारत के सांस्कृतिक वो राजदूत हैं, कल्चरल एम्बेसडर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह की बातें प्रधानमंत्री की तरफ से की जाती हैं तो भारत से बाहर जितने भी भारतीय वंशीय, भारत मूल के लोग रहते हैं, वो अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस करते होंगे कि एक इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री की तरफ से अगर इस तरह की बातें कही जाती हैं कि हम जो लोग विदेशों में रहते हैं, जिनका कि अपनापन, एक संबंध भारत से है, वो एक सांस्कृतिक राजदूत है, कल्चरल एम्बेसडर हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ और भारत के साथ एक अपनापन को, एक लगाव को दर्शाने का काम करता है। बिल्कुल। और प्रोफेसर रुचिरा वेरी जी और सज्जनहार जी हमारे साथ लगातार बने हुए। रुचिरा वेरी जी, हम सब आपसे सवाल ले रहे हैं तो उस बीच में ये तस्वीरें हमारे बीच में आई, लेकिन इन तस्वीरों से ही जुड़ा हुआ सवाल कि भारतीयों की मौजूदगी साउथ अफ्रीका में या किसी भी विदेशी सरजमी में, और ऐसे में दो देशों के बीच में घनिष्ठता को बढ़ाने में कितना मददगार साबित होती है और भारतीयों का रोल उस देश में, साउथ अफ्रीका के लिहाज से अगर बात की जाए तो क्योंकि उनका जो रोल है वो बेहद महत्वपूर्ण है, ये भी एक बड़ा रोल अदा करता है, एक ब्रिज का काम करता है दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर, बल्कि कैसे बेहतरी से आगे बढ़ा सकते हैं आपस के रिश्तों को लेकर, वैश्विक भलाई को लेकर। रुचिरा जी, मैं आरेंद्र के सवाल में एक और लाइन ऐड कर दूं कि जिस तरह से गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री बिलोंग करते हैं, महात्मा गांधी की कर्मभूमि दक्षिण अफ्रीका रही है और उसी कर्मभूमि पर प्रधानमंत्री एक गुजरात का बेटा वहां पे इस वक्त मौजूद है और नेल्सन मंडेला वहां के जो फादर ऑफ द नेशन, उनकी सरजमी, उनका फादर ऑफ द नेशन दक्षिण अफ्रीका का वहां पे, तो इस तरह से एक कनेक्शन भी स्थापित हो रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने बताई है हमें कि जो भारतीय मूल के लोग हैं वो भारत के एम्बेसडर की तरह से देखे जाते हैं, कल्चरल एम्बेसडर की तरह से देखे जाते हैं, यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का जो दौरा है साउथ अफ्रीका का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है
इसलिए भी महत्वपूर्ण है। मैं एक बात पहले बता दूं, फिर डायस्पोरा की बताऊंगी कि ये इस साल हम 30 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे रिलेशनशिप के, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, साउथ अफ्रीका और इंडिया की। और इसलिए ये जो दौरा है, चाहे ब्रिक्स के उपलक्ष्य से है, बट बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा ये दर्शाता है कि हमारे रिलेशंस जो है साउथ अफ्रीका के साथ कितने गहरे हैं। रिलेशन तो बहुत पुराने हैं, 150 साल पुराने हैं, जबकि पहले भारतीय मूल के लोग 150 साल से ऊपर पहले जो थे हमारे भारतीय मूल के लोग साउथ अफ्रीका पहुंचे थे, गिरमिटिया मजदूर के तौर पर भी गए थे। हाँ, गिरमिटिया मजदूर बनकर। लेकिन अब जो है वो आपने सही कहा कि वो काफी पैसे वाले बन गए हैं। काफी सारे लोग उनमें से बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, और जो बिजनेस कॉन्क्लेव आप देखेंगे उसमें काफी सारे भारतीय मूल के लोग आपको मिलेंगे। आपने हमें मिलाया अनिल सुखलाल जी से, जो कि शेरपा हैं साउथ अफ्रीका के, वो भी भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल के लोग जो हैं वो सब ज्यादातर ट्रेड में हैं, लेकिन ये कहना लाजमी नहीं होगा कि वो दूसरे फील्ड में नहीं है। वो एकेडमिक्स में भी है, वो दूसरे सिविल सर्विस में भी है, जैसे अनिल सुखलाल है। तो वो है। और ये जिस तरह से पारंपरिक तरीके से हमारी प्रधानमंत्री का वेलकम किया जा रहा है, वो भी दिखाता है कि भारतीय मूल का जो कल्चर है वो अभी भी वहां पर इंटैक्ट है। साउथ अफ्रीका में वो अपने जो कल्चर से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो साउथ अफ्रीका में भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं। और ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो जहां पे इस वक्त प्रधानमंत्री हैं जोहानिसबर्ग में, रुचिरा मैम, कहा जाता है कि जोहानिसबर्ग में सोने की कई सारी खदानें हैं और बहुत ही मशहूर है ये दक्षिण अफ्रीका का ये शहर जोहानिसबर्ग, जहां गोल्ड माइंस हैं और कुछ हिस्सा इस शहर का इन माइंस के ऊपर ही बसा हुआ है। हाँ जी। और बहुत से लोग इस तरह के व्यापार में जुड़े हुए हैं। हमारा जो ट्रेड है साउथ अफ्रीका से, उसमें गोल्ड जो आयात है वो काफी है। तो इसलिए गोल्ड तो आपको पता है कि हमारे देश में काफी यूज है। लेकिन मेरा सवाल अशोक जी आपसे है कि हम इन विषयों पे आएंगे। आपसे एक सवाल आपने मेरे से पहले किया था, उसके बारे में बता दें। जी, आपने मेरे से पूछा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एक मुद्दा है, और ये इसमें अफ्रीकी आउटरीच भी हो रहा है, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि साउथ अफ्रीका जो है उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें उन्होंने फोकस किया हुआ है कि हम अपनी जो अफ्रीकी देश हैं उनके साथ अपने संबंध बढ़ाएंगे, उनके साथ डेवलपमेंट कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। तो इस तरह से वो रिटर्न करना चाहता है कि जो कि अपार्थाइड के जमाने में जितने भी अफ्रीकी देशों ने साउथ अफ्रीका की सपोर्ट करी थी, उनको इस तरह से वो वापस देना चाहता है। अपनी जो इस तरह के सम्मेलनों में बुलाकर वो चाहता है कि अफ्रीका के दूसरे देश जो हैं वो भी भागीदार बने इस फोरम के, और इसके थ्रू उनको भी जो है डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो है उनका बढ़े, उन लोगों को भी फायदा हो, ये चाहता है। और यही चीज जो है भारत की भी है। भारत की जो अफ्रीका पॉलिसी है वो डेवलपमेंट कोऑपरेशन पर ही फोकस्ड है। हम चाहते हैं कि हमारा जो भी आदान प्रदान हो अफ्रीकी देशों से, वो उनकी डेवलपमेंट कर, क्योंकि अफ्रीकी देश खुद चाहते हैं कि उनके लिए भी डेवलपमेंट जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एक प्रायोरिटी मुद्दा है। तो इसलिए ये जो सम्मेलन है, ब्रिक्स सम्मेलन, इसमें अफ्रीकी देशों का जुड़ना जो वो भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारी फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम जो है वहां पे जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका में प्रधानमंत्री हैं और साउथ अफ्रीका जो है इट्स रिप्रेजेंटिंग द अफ्रीकन कंट्रीज, बट इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात जो है और भी अफ्रीकी देशों के जो लीडर्स हैं उनसे भी होगी और उनके भी मुद्दे जो है सामने आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए अशोक जी, मेरा सवाल ये कि जिस तरह से ब्रिक्स की स्थापना जिम ओ'नील के जिस विचार से स्थापना हुई, जिस तरह से ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है आज से पहले भी और अभी भी, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, IMF की बात कर लें, ये जो एक हेजिमनी थी ग्लोबल नॉर्थ की, उसको उसके पैरेलल में
जिम ओ'नील ने यह सोचा कि किस तरह से BRIC, फिर 2010 में हमने देखा ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका का एडिशन हो गया। अब क्या लगता है कि ब्रिटेन वुड, जिस तरह से संस्थाएं को कही जाती हैं, ब्रिटेन वुड 2.0 का भी समय आ गया है, और उस 2.0 में चाहे वो ब्रिक्स बैंक की बात हो, और ब्रिक्स बैंक में भी जिस तरह से वर्ल्ड बैंक है उसके पैरेलल में हमने इसको स्थापित करने की कोशिश की है, लैंडिंग भी हम लगातार कर रहे हैं बाकी ब्रिक्स कंट्रीज में। इसका आने वाले दिनों में इसका क्या कुछ इम्पैक्ट न सिर्फ हिंदुस्तान में ब्रिक्स के कंट्रीज में, बल्कि ब्रिक्स प्लस या फिर जो ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच में जो अब तमाम कंट्रीज हैं उन पे क्या कुछ इम्पैक्ट ब्रिक्स बैंक का आप देख रहे हैं, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जा रहा है? जी जी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, एक तो यकीनन ये बात है जो ब्रिक्स बैंक या न्यू NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है ब्रिक्स की। अगर जो और बहुत सारी मल्टीलैटरल ट्रेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, SCO को देख लीजिएगा और को देख लीजिएगा, उनके पास कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी नहीं है, कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है जो कि ब्रिक्स के पास है, जो उन्होंने एक अपना बैंक एस्टैब्लिश कर लिया है। परंतु फिर भी देखिए, ये है जो भाई आपको जो कंडीशनैलिटीज जिसके बारे में मैं पहले कह रहा था, जो IMF वर्ल्ड बैंक लगाता है, वो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो इतनी ज्यादा शायद कंडीशनैलिटीज नहीं लगाएगा। वो काफी जो एडवांस करेगा प्रोजेक्ट्स के लिए, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है मेरे विचार से। अभी तक करीब 30-32 बिलियन डॉलर इसने अभी किए हैं, एडवांस किए हैं जी, लेंडिंग किया है। और इसका कैपिटलाइजेशन को और बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है मेरे विचार से। उसके ऊपर बातचीत होगी, उसके ऊपर जोर दिया जाएगा, जो और देशों को भी इसका मेंबर बनाया जाए और इसकी कैपिटलाइजेशन को बढ़ाया जाए। तो जहां तक बात है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स की, उनको तो उनके जो लेंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें तो रिफॉर्म होना जरूरी है। तो इसलिए आपने जो कहा ब्रिटेन वुड्स 2.0, तो उसकी बहुत आवश्यकता है, उसकी बातचीत हो रही है। देखिए, न केवल ब्रिक्स में होगी परंतु G20 में भी बातचीत हो रही है। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स मिले हैं, यहां पर आए हैं, भारत में आए हैं, जो G20 देशों के, और ये बात एक ध्यान में रखना होगा असीम जी, जो ये ब्रिक्स के जो 5 मेंबर्स हैं, ये पांचों के पांचों G20 के मेंबर्स भी हैं। तो इसीलिए जो भी G20 में बातचीत होती है, ब्रिक्स में बातचीत होती है, इन दोनों में एक सिनर्जी डेवलप करेगी। G20 उससे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसे हम बात कर रहे हैं, जो ये 42% पॉपुलेशन है, G20 की करीब 70% है। अगर इसकी 30% GDP है, रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल GDP, तो वो 85% GDP रिप्रेजेंट करता है। तो उसका जो स्टेटस है, उसका जो इंक्लूसिविटी है, वो कहीं ज्यादा है। तो ये जो आपने कहा मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म, वो तो हर जगह हर इंस्टीट्यूशन में किया जा रहा है। अशोक जी, एक अच्छी बात ये भी रहा है कि जिस तरह से वर्ल्ड बैंक में अगर वोटिंग राइट्स की बात की जाए, कम से कम ब्रिक्स बैंक्स में मुझे जो जानकारी है, जितने भी सदस्य हैं, 5 सदस्य देश, उनको इक्वल वोटिंग राइट्स देने की कोशिश की गई है, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है और अच्छी पहल कही जा सकती है। जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यही है जो डेवलपिंग कंट्रीज का, उनकी, या आप डेवलपिंग कंट्रीज अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते शब्द, इमर्जिंग इकोनॉमीज आप देख लीजिएगा, उनका जो रोल है। अब जब भारत का जो GDP है अब 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो हमारा 8 से लेकर 9% वी कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्लोबल GDP। और अब तो भारत ही एक है जिसे कहा जाए जो एक शाइनिंग लाइट है, अदरवाइज जो ग्लूमी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो उसमें भारत ही एक वहां पर मार्गदर्शन की तरीके जाता है। ब्रिक्स के भी जो और देश हैं, रूस की इकोनॉमी कोई इतनी अच्छी नहीं चल रही है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की भी इकोनॉमी इतनी कोई अच्छी नहीं चल रही है। और ये मैं कहूंगा, ये प्रोफेसर रुचिता बेरी ने जो कहा, बिल्कुल ठीक कहा, जो और अफ्रीका के देशों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। परंतु एक उनका आइडिया यह भी है, जो वो अफ्रीका का लीडरशिप रोल वो ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। और इसीलिए वो ये बता रहे हैं, जो हम एज लीडर ऑफ अफ्रीका, लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ अफ्रीका में, हम सारे जो अफ्रीकन देश हैं
अभी आपने देखा होगा जो जून में सज्जनार जी आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हम जो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री जिस होटल में जोहानिसबर्ग में ठहरेंगे उसके बाहर की ये तस्वीरें, जहां पे बहुत बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। भारतीय परंपरा के आधार पर वेशभूषा नजर आ रही है, ढोल नगाड़े नजर आ रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े युवा बुजुर्ग सभी नजर आ रहे हैं, पुरुष महिला हर एक कोई व्यक्ति उत्साहित नजर आ रहा है। लोग पारंपरिक वेशभूषा में तिरंगा हाथ में लिए हुए और प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए इस वक्त पलकें बिछाए खड़े हुए नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर से सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का। और हम देखते हैं कि जिस किसी भी देश में प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए पहुंचता है और यही तस्वीरें आज भी हम इस वक्त देख रहे हैं जोहानिसबर्ग से। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद अपने होटल पहुंचेंगे, जहां पर बाहर की तस्वीरें बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों की मौजूदगी, ये भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है वसीम। और ये तस्वीरें, चेहरे जुदा होते हैं, एक लोकेशन जुदा होती है, लेकिन भावनाएं लगातार एक जैसी होती है। कोई भी देश हो, प्रधानमंत्री जब कभी भी पहुंचते हैं तो ये साफ तौर से ये वानगी दिखाई पड़ती है और ये भारतीय परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ में, भारतीय वेशभूषा के साथ में पहुंचे हुए लोग, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री को लेकर कितनी ज्यादा उत्सुकता है भारतीय समुदाय में। उनकी स्वीकारता को लेकर जो लगातार बात की जाती है, ये भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। प्रोफेसर रुचिरा बेरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मिस्टर सज्जनहार जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रुचिरा बेरी जी, ये जो एक अपने आप में कनेक्ट है भारतवंशियों के साथ में प्रधानमंत्री मोदी का, ये दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और ये स्वीकारता प्रधानमंत्री के ग्लोबल लीडर के तौर पर ये भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अभी की तस्वीरें भी जोहानिसबर्ग से जो हम देख रहे हैं, ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोगों का उत्साह कितना ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर लगातार इन तस्वीरों के माध्यम से एक और ज्यादा मजबूती मिलती नजर आती है? प्रोफेसर रुचिरा बेरी। हाँ जी, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नेता नहीं, उनको एक ग्लोबल लीडर के तौर से देखा जा रहा है। और ये जहां पर भी प्रधानमंत्री के दौरे हुए हैं, जैसे इस बार साउथ अफ्रीका में है, तो भारतीय मूल के लोगों ने उनको बहुत ही पारंपरिक तरीके से उनको वेलकम किया है, जो कि दिखाता है कि और वो जिस तरह से वो मिलना चाहते हैं, जिस तरह से उनसे जुड़ना चाहते हैं, वो दिखाते हैं कि वो मानते हैं कि वो एक भारतीय नेता हैं जिनकी बहुत पहुंच है, जो कि देश विदेश के जो भी समस्याएं हैं उनके निदान के बारे में सोच रहे हैं। तो उनका जो एक इमेज जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री की है, वो जो है वो बढ़ती जा रही है। ये चीज ये डेफिनेटली दर्शाती है भारतीय मुल्क का जिस तरह से स्वागत करते हैं उनका। ऐसे में रुचिता जी, मेरा भी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि ये जो भारतवंशी हैं, जो ग्लोबल कल्चरल एम्बेसडर हैं भारत के, ये वर्ल्ड फोरम पे ग्लोबल इमेज भारत के प्रति बनाने में, एक पॉजिटिव इमेज बनाने में, इन भारतवंशियों का, इन लोगों का एक ग्लोबल आइडेंटिटी, भारत की पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाने में आप चूंकि इन चीजों को बहुत करीब से जानती समझती हैं, किस तरह का रोल आप देख रही हैं बीते 9 वर्षों में और उससे पहले भी? देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये जो भारतीय मूल के लोग साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं अपने देश को छोड़ के, तो इनको दूसरे देश में आकर उनके तरीकों के साथ रहना पड़ता है। तो अगर उनको हम एम्बेसडर कहेंगे, कल्चरल एम्बेसडर कहेंगे, तो बात अलग है। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे, तो उसके लिए उनको बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। उनको हमारे देश कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे देश की किसी भी इमेज पे वो हानि पहुंचे। तो ज्यादातर जो भारतीय मूल के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, जो जिस भी देश में वो रहते हैं उस देश को अपना मान लेते हैं, लेकिन सांस्कृतिक तरीकों से वो जो हैं वो अभी भी भारत के साथ मिले। तो वो अपने आप को किसी तरह से नाप तोड़ के रह रहे हैं वहां के देश के लोगों से भी जुड़े हुए हैं, ताकि वो उस माहौल में वहां की तरक्की के लिए रहे। तो भारतीय मूल के लोग जो है वो उस देश की, जैसे साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वहां की जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी उनका रोल है। वहां की जो
जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी आप देखेंगे अहम रोल प्ले कर रहे हैं वो प्रोफेसर्स मिलेंगे। बिल्कुल। लेकिन अशोक जी, अशोक सर, मेरा मैम आपके पास आऊंगा। अशोक सर, मेरा सवाल ये कि थोड़ा सा इससे हटके, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि इस पूरे मीटिंग में उठने हैं। एक मुद्दा सर ये है कि इंट्रा ब्रिक्स व्यापार, तमाम जो 5 कंट्रीज हैं उनके बीच जो व्यापार इस वक्त स्थिति है वो ये है कि आबादी के 41% हिस्सेदारी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बावजूद इसके ग्लोबल ट्रेड में इन पूरे 5 कंट्रीज का जो व्यापार है वो सिर्फ और सिर्फ 17% है, 17% है। क्या आपको लगता है कि इस शिखर सम्मेलन के बाद से अगर इसमें ट्रेड को लेकर बातचीत होती है तो आने वाले दिनों में इंट्रा ट्रेड जो है वो कम से कम 20%, 25%, 30% बढ़ सकता है? देखिए, प्रयास तो मेरे विचार से यकीनन ये होगा जो हम अपने जो इंट्रा ट्रेड है, व्यापार है, उसको और हम ज्यादा बढ़ाएं। परंतु इसमें देखिए चैलेंज क्या है, रूस और चीन तो बिल्कुल साथ मिले हुए हैं, तो इसीलिए उनके बीच में तो ट्रेड और उसमें तो ज्यादा एनर्जी ट्रेड हो रहा है, जो गैस और ऑयल जी जी और जो सामान जाता है। परंतु ब्रिक्स और ये जो साउथ अफ्रीका और ब्राजील है, ये जो देश है तो इसीलिए इनका जो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इतना नहीं है, और भारत भी चीन के साथ मिला हुआ है, चीन के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं है, परंतु हमारा व्यापार काफी अच्छा उससे चल रहा है। पोटेंशियल संभावना हमारी व्यापार की और भी बहुत ज्यादा है, परंतु इतना ज्यादा हो नहीं पा रहा है। और रूस के साथ हमारा व्यापार अभी और तेज हुआ है, क्योंकि ये यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, वहां से हमने तेल और गैस लेना शुरू किया है, फर्टिलाइजर लेना शुरू किया है, तो इस वजह से हमारा जो व्यापार रूस के साथ तेज हुआ है। अदरवाइज तो रूस के साथ हमारा करीब 8 और 10 बिलियन डॉलर हमारा उनके साथ व्यापार हुआ करता था। तो इसीलिए चैलेंजेस तो हैं इसमें, और एक तो मैं समझता हूं ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का बहुत चैलेंज है, देश बहुत दूर है, और अलग-अलग जैसे मैं पहले भी कह रहा था, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ये छोटी अर्थव्यवस्था है, तो इसीलिए अब जो बड़ी इसमें अर्थव्यवस्था है ये केवल 2 है, चीन है, भारत है, इन्हीं के ऊपर है ज्यादा जिम्मा जो इसको आगे ये जो कोऑपरेशन है, कोलैबोरेशन है, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। मिस्टर संजय झा, क्योंकि इकोनॉमी के लिहाज से हम बात कर रहे हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी को लेकर जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उसमें भारत एक ब्राइट स्पॉट की तरीके से नजर आ रहा है, सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था के तरीके से हमें निवेश के लिहाज से भी देखा जाए तो हमें एक ब्राइट स्पॉट की तरीके से दिखाई पड़ रहा है, इसका जिक्र आपने भी अभी किया था। और तो उस लिहाज से ये जो कोशिशें हैं इसमें ब्रिक्स मौजूदा समय में कैसे आगे बढ़ सकता है, क्या रोल निभा सकता है, और उसकी बड़ी चुनौतियां क्या हैं जिससे हमको पार पाने की जरूरत है, ये बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, अब अगर इसमें देखा जाए सबसे बड़ी इसमें इकोनॉमी है चीन की, 14-15 ट्रिलियन डॉलर। अब उसमें अगर देखा जाए हमारा जो एक्सपोर्ट है कितना है, करीब 7, 8, 10, 12 बिलियन डॉलर होगा। ज्यादा हमारा जो ट्रेड है चीन के साथ वो उधर से इंपोर्ट होता है। तो एक तो सबसे बड़ा है, अगर हमको ट्रेड बढ़ाना है अपने देशों में, तो फिर चीन में जो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, चाहे टैरिफ्स भी हो, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं, क्योंकि हमारा जो सामान है, देखिए अरेंज जी, और पूरी दुनिया के देशों में जाता है, हमारा करीब 450 बिलियन डॉलर्स हमारा एक्सपोर्ट है, परंतु इसमें चीन जो हमारा सबसे बड़ा या दूसरे नंबर का जो व्यापार सहयोगी है, उसमें हमारा करीब 8, 10, 12 बिलियन डॉलर जाता है, क्योंकि नॉन टैरिफ बैरियर्स चीन में बहुत ज्यादा है, और चीन को अपने इसमें थोड़ी वो सुधार लाना पड़ेगा अगर हमको ट्रेड भी आगे बढ़ाना है ब्रिक्स देशों का, और पूरी दुनिया में अगर इसको हमने और आगे बढ़ोतरी हासिल करनी है तो चीन में रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। अभी मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था है वो काफी चरमरासी रही है, ऐसा इंडिकेशन आ रहे हैं। बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे फिलहाल, क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े। मिस्टर सज्जनार जी, प्रोफेसर रुचिरा बेरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और हम अपने खास अन्य मेहमानों के साथ भी जुड़ेंगे आगे के उसमें। लेकिन लगातार हम असीम जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा जोहानिसबर्ग में, जो कि ब्रिक्स समिट को लेकर है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन ब्रिक्स क्या है, कैसे ये अपने आप को एक नए तेवर कलेवर के साथ आगे लेकर आने के लिए तत्पर है, उन तमाम चीजों का भी हम जिक्र करते हैं। ब्रिक्स की दुनिया के लिहाज से अगर बात की जाए तो 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ब्रिक्स अंग्रेजी के अक्षर BRICS से बना हुआ है, जिसमें हर अक्षर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये देश है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये समूह दुनिया की लगभग 41-42% आबादी,
24% वैश्विक जीडीपी और 16% वैश्विक ट्रेड का प्रतिनिधित्व करता है। तो आज के एक तरीके से हम इसको बताएं कि आपको ब्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई, कैसे एक वैश्विक परिदृश्य में एक बदलाव लाने की एक मुहिम आगे बढ़ी है ब्रिक्स के माध्यम से। देखिए इस रिपोर्ट को। ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए संक्षिप्त शब्द है। सबसे पहले 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था। इसमें अनुमान लगाया गया था कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं अगले 50 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होंगी। औपचारिक रूप से ब्रिक की शुरुआत रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G8 आउटरीच सम्मेलन से इतर रूस, भारत और चीन के नेताओं के बीच मुलाकात के बाद 2006 में हुई। सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली औपचारिक बैठक हुई और इस समूह को ब्रिक नाम दिया गया। पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकाटेरिनबर्ग में हुआ। दूसरा ब्रिक शिखर सम्मेलन 16 अप्रैल 2010 को ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुआ। 2010 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक में समूह का विस्तार कर दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल करने पर सहमति बनी। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ही ये समूह ब्रिक से ब्रिक्स बन गया, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका 14 अप्रैल 2011 को चीन के सान्या में हुए तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार शामिल हुआ। इसके बाद हर साल वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए समूह की बैठक होती रही है। अब तक 14 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और दक्षिण अफ्रीका में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हर साल एक एक कर ब्रिक्स सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता करते हैं। समूह का सदस्य होने के नाते ब्रिक्स में भारत की भूमिका विशेष रूप से संस्था निर्माण में महत्वपूर्ण है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था और न्यू डेवलपमेंट बैंक का अफ्रीका क्षेत्रीय केंद्र सहित विभिन्न संस्थागत तंत्रों के निर्माण प्रक्रिया में भारत की भूमिका उल्लेखनीय रही है। भारत की ही पहल पर दिल्ली में ब्रिक्स कृषि अनुसंधान केंद्र का समन्वय केंद्र भी अगस्त 2017 में शुरू किया जा चुका है। ब्रिक्स की शुरुआत आपसी हितों के आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए मंच के तौर पर हुई थी, लेकिन महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को शामिल कर समूह के एजेंडे में विस्तार किया गया है। आज ब्रिक्स ने महत्वपूर्ण समूह के रूप में पहचान हासिल कर ली है और इस संगठन में वैश्विक विकास को गति देने की तमाम संभावनाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जोहानिसबर्ग में मौजूद हमारे सहयोगी शुभेंदु घोष ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख एजेंडे के बारे में बताया है। आइए सुनते हैं। First, expansion of the BRICS. There is greater likelihood of BRICS inviting in new members to its fold soon. All BRICS leaders are on the same page as far as expansion of this influential grouping is concerned. Second, developing common payment system. Prioritizing trade in local currency and devising a common payment system is high on the agenda. It will help developing countries tackle the hegemony of dollar and euro better. Number 3, reformed multilateralism. Economic strategies must be implemented with the vision of placing BRICS economies at the center of sustainable global economic growth. It will require real reform of global governance institutions. Number 4, climate change and sustainable development goals. Climate crisis need urgent interventions from the perspective of the global south. Financing, supply chains will have to be reimagined. It will determine the ability of these nations to achieve the sustainable development goals. Number 5, closer engagement with Africa. The theme this year at the BRICS Summit calls for closer cooperation between BRICS and Africa. India is already a principal development partner in the region. So those are the 5 issues to look out for at the 15th BRICS Summit. Shubhendu Ghosh in Johannesburg. भारतीय समुदाय के होटल के बाहर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में जुटे हैं। इनकी तस्वीरें भी हमने दिखाई, लेकिन इन तमाम लोगों से हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं।
इन तस्वीरों को भी हम दिखाएंगे, लेकिन असी हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री अपने विशेष विमान से पहुंचे तो साउथ अफ्रीका के जो उपराष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री को स्वागत करने के लिए, रिसीव करने के लिए पहुंचे। अपने आप में ये भी दिखाता है कि कैसे भारत और भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रेड कारपेट और एक तरीके से महत्व भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो आम भारतीय हैं जो होटल के बाहर इस वक्त मौजूद है जहां प्रधानमंत्री ठहरेंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा हमारे सहयोगी संवाददाता अमृतपाल सिंह से, आइए आपको सुनाते हैं। As Prime Minister arrives here in South Africa to take part in the 15th BRICS Summit, there is visible excitement among a group of diaspora which have gathered here at the hotel where the Prime Minister is expected to arrive. Tell us, what is the sort of excitement in you to see the Prime Minister, and why this excitement? Sir, the thing is, he is a unique person, a selfless person who is driving the nation with all its limits and all its efforts, and then putting people first and people's development first. Sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas. And you can see little children have also gathered. Why are you here? To see Modi ji. What about Modi that you want to see him? To welcome him to our country. Alright. So you can see little children, people get their children along, and there is excitement amongst people to welcome the Prime Minister. You can see the diaspora lined up here at the hotel where the Prime Minister will be arriving in a short while from now. Prime Minister Modi जब से इंडिया चला रहे हैं, इतना जास्ती इंस्पायर कर रहे हैं हम सबको, और इंडिया has grown to very big heights since he has taken over. और we are born in Africa, और हमको ऐसा लगता है हमारे देश में से somebody very like a giant is coming in to help our countries. Really? So they believe that when the Indian Prime Minister comes here and they get to see him, a part of them, they say many of them are born here many generations ago, their ancestors migrated here, but still that excitement and that connect with India remains. Is that right? Yes, true. And Namaste India. My heartiest welcome to the Prime Minister. And India is one of the largest democratic country, as everybody knows. So I don't have to speak more about India and for its future sites, which actually Modi is on the pipeline of developing the same. And I feel really proud to be an Indian and born to be an Indian and live to be Indian and die for India also. We are very proud of our Prime Minister, Mr. Modi ji. We are here to give him an honor. He did such a great work for India. So even we have to stand whole day and night, we will stand for him because he made India proud all over the world. Clearly, you can see the excitement amongst the diaspora. They feel that Prime Minister Modi, as the chief executive of India, has brought glory to the country and by extension to them. With camera person Ankit Rawat and my colleagues Shobhendu Ghosh and Ashutosh Singh, this is Amritpal Singh from Johannesburg. तो लगातार ऐसे हम देख रहे हैं कि ये खुशी लोगों के चेहरों पे दिखाई पड़ रही है कि कैसे उत्साहित हैं लोग प्रधानमंत्री के स्वागत और इस्तकबाल के लिए। बिल्कुल वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। ब्रिक्स और अफ्रीका के बीच आपसी संबंध को बेहतर बनाना ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय भी है। अफ्रीका में क्षमता निर्माण को मजबूती देने के लिए भारत की अहम भूमिका रही है। प्रिटोरिया में कारीगर कौशल के लिए गांधी मंडेला विशेषज्ञता केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के दृष्टिकोण का ही एक परिणाम बना हुआ है। देखिए दक्षिण अफ्रीका से हमारी ये खास रिपोर्ट जो इस बारे में साफ तौर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती है। भारत दक्षिण अफ्रीका के मजबूत रिश्तों की मिसाल है प्रिटोरिया का ये गांधी मंडेला विशेषज्ञता केंद्र, जहां दक्षिण अफ्रीकी युवाओं को कारीगर कौशल की ट्रेनिंग दी जा रही है।
ये केंद्र स्थानीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस केंद्र में अकुशल और अल्प कुशल दोनों तरह के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। Gandhi Mandela Center of Specialization is a multi-skill training center for imparting training in 4 technical trades, that is mechanical fitter, electrical, millwright and boiler maker, using the high technology machines provided by Government of India. So a memorandum of understanding was signed during 2018 BRICS Summit in the presence of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and the Honorable President of India Cyril Ramaphosa for setting up of Gandhi Mandela Center of Specialization. My trade is millwright, so it's a combination of electrical and mechanical side. So my experience here, it has been very interesting because we get to learn every day. Especially now we are in electrical side, so we are getting to learn components, machines, how they are working, and resembling as well, how to read a circuit and also how to connect it. So it's been an interesting experience. We have learned so much because we are busy with theory, and the other side we are doing the practicals. We have the modelized things here, and then there are the other things that we do. We are learning many things. We do motors, domestic wiring. Yeah, there are a lot of things that we are learning this side. इस परियोजना के संचालन में भारत सरकार की अहम भूमिका है। इसमें मशीनों और उपकरणों की आपूर्ति के लागत को भारत सरकार ही वहन करती है। भारत की ये साझेदारी दक्षिण अफ्रीका में औद्योगिक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विकासशील देशों के सामने एक आम समस्या कुशल श्रमिकों की कमी और बेरोजगारी है। ऐसे गांधी मंडेला कौशल प्रशिक्षण केंद्र इन्हीं समस्याओं के समाधान में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात करेंगे, वो भारत अफ्रीका विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर देंगे। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह और कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, प्रिटोरिया। तो वहां के लोगों को लगातार ट्रेनिंग देने का काम, उसमें भी भारत का सहयोग आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए। लेकिन 2023 का प्रवासी भारतीय सम्मान पा चुके गांधीवादी मोहन हीरा दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की विरासत को अभी भी संजोए हुए हैं, उसे बरकरार रखे हुए हैं। वे दक्षिण अफ्रीका में गांधी टॉलस्टॉय फार्म के संरक्षक भी हैं। हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह ने हीरा मोहन से खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। मैं इस वक्त गांधी टॉलस्टॉय फार्म पर खड़ा हूं। ये वही जगह है साउथ अफ्रीका में जहां महात्मा गांधी 1903 में आए और यहां जोहानिसबर्ग की आउटस्कर्ट्स में इस फार्म पर रहे। अब इस फार्म को दोबारा रिस्टोर करने के लिए, बहाल करने का बीड़ा उठाया है मोहन हीरा ने। मोहन हीरा हमारे साथ हैं। ये प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्डी हैं। इनको इसी साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार, ये सम्मान अवार्ड दिया इंदौर में। पहले तो ये बताइए कि ये रेस्टोरेशन का आइडिया आपको कहां से आया? आइडिया वहाँ ऐसा है कि यहाँ गांधी जी रहते थे और हिस्ट्री है यहाँ, दिस इज हेरिटेज साइट ने हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने 1998 में उसका प्रवास शुरू किया। क्या था गांधी जी के लिए सत्याग्रह जो यहाँ पर जन्मा? क्योंकि वो कम्युनल शास्त्र बनाते हैं कि ऑल कम्युनिटी कैन स्टे टुगेदर, हिंदू मुस्लिम सिखाई सब लोग रह सकते, काले धोरे सब लोग यहाँ रह सकते थे, इसलिए उसने वो सत्याग्रह की शुरुआत की यहाँ से। अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में कुछ बताइए। मेरी लाइफ स्टोरी मैं खेत में काम करता था। मेरी माँ, मेरा दादा सब लोग खेत में काम करते थे। मैं भी खेल था, स्कूल जाते थे। यहाँ से मेरे पापा ने यहाँ बुलाया, हम 1947 में यहाँ आया। बाद में स्कूल में पढ़े और सत्याग्रह ANC स्कूल में, हाई स्कूल मेरी ANC स्कूल थी, इसलिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाले, हम भी सत्याग्रही वहाँ बने। आगे के आपके प्लान्स क्या हैं गांधी टॉलस्टॉय फार्म के लिए? आगे के लिए हम पहले तो
वही गांधी जी का पुराना घर रिस्टोर करना चाहते हैं। ये मोहन हीरा हैं जो वाकई ही भारत का एक हीरा हैं, जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, साउथ अफ्रीकन नेशनल हैं। अब इनकी सारी फैमिली साउथ अफ्रीका में रहती है और ये यहाँ पर गांधी टॉलस्टॉय फार्म को उसी रूप में डेवलप करना चाहते हैं जिस रूप में गांधी जी ने 1903 में यहाँ आकर ब्रिटिश साम्राज्य के या कॉलोनियल साम्राज्य के अगेंस्ट एक नॉन वायलेंट जंग सत्याग्रह के द्वारा छेड़ी थी। कैमरामैन वाईके लोकनाथ और मेरे साथी आशुतोष सिंह के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, गांधी टॉलस्टॉय फार्म, साउथ अफ्रीका। तो ये जो टॉलस्टॉय फार्म है, आप देखिए जो इतिहास के हमारे छात्र रहे हैं, हम सभी ने इतिहास में इस टॉलस्टॉय फार्म के बारे में पढ़ा है, लेकिन डीडी न्यूज और इसके जरिए हमारे सहयोगी अमृतपाल वो वहां उस फार्म में पहुंचे और वहां जो अभी इसकी देखरेख कर रहे हैं मोहन हीरा जी, उनसे उनके बातचीत की। हम आगे बढ़े और इसी विषय पर हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान, जो ब्रिक्स सम्मेलन है इसके क्या कुछ आउटकम्स होंगे और किन किन विषयों पर बातचीत हो सकती है, हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमृत लोगुन जी हैं जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार है, विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत स्वर्ण सिंह मैं आपसे करना चाहूंगा। आपकी नजर में ब्रिक्स समिट में जबकि प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे हुए हैं, तमाम विषयों पे हम लगातार पिछले 1 घंटे से बातचीत कर रहे हैं, ब्रिक्स सम्मेलन की प्रासंगिकता आज की तारीख में, चूंकि 2009 में जब इसकी स्थापना हुई, इसके तमाम सदस्य देश बने, 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें ज्वाइन कराया गया, अब से लेकर ये 15वां शिखर सम्मेलन है। आपकी नजर में आज की तारीख में 2023 में और इस जियो पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक्स की स्थिति में इस ब्रिक्स की प्रासंगिकता, रिलेवेंस आप कितना देखते हैं? धन्यवाद। इसकी प्रासंगिकता को समझने के लिए क्या उद्देश्य रहे हैं ब्रिक्स देशों के, उसको देखना जरूरी हो जाता है। जी, ब्रिक्स की शुरुआत और स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी कि क्योंकि ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाए गए थे, उन पर पूरी तरह से पश्चिमी देशों का, अमेरिका का और कुछ यूरोपीय देशों का पूरा काबू था उनका, और हालात पिछले 70 वर्षों में बदल चुके थे। जैसे हम एशिया प्रशांत की बात करते हैं या हिंद प्रशांत की बात करते हैं, इन देशों में जो बदलाव आया, कई नए देश उभर कर सामने आए। आज हम भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे वाला देश मानते हैं। तो वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों पर निर्णय करते थे, वो शायद ये नए जो विकसित देश थे, जिनको इमर्जिंग इकोनॉमीज हम कहते हैं, उनको पूरी तरह से अपने साथ लेकर नहीं चल पा रहे थे। इसीलिए ब्रिक्स संगठन इसी उद्देश्य से बना कि जो दूसरे कम विकसित हैं, जब विकासशील देश हैं, उनको भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निर्णयों पर अपना सोच सामने रखने की, अपना योगदान देने की एक उम्मीद होनी चाहिए और कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म उनके लिए होना चाहिए। जी, इसीलिए मुझे लगता है कि इस 21वीं शताब्दी में ये ब्रिक्स संगठन जो है, जो ग्रुपिंग है इनका, जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी छोटी सी बात जोड़ दो इसमें ये कि 19वीं शताब्दी में आप देखें कि मिलिट्री अलायंसेस से बड़ी ताकतें दुनिया पर अपना काबू करके एक तरह से स्थिरता बनाए रखती थी, जो सुरक्षा की कोशिश करते थे। 20वीं शताब्दी में 2 महायुद्ध हुए, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए, जिनमें एक सचिवालय होता था, उनका एक संविधान होता था, सदस्य होते थे। 21वीं शताब्दी में आज हम प्लूरिलैटरलिज्म की बात करते हैं, जो संगठन थोड़े से लचीले हैं, और ब्रिक्स सम्मेलन उसी तरह का एक संगठन है जो आपस में कंसेंसस बनाकर बात करता है, कोशिश करता है कि जो इस समय की जरूरत है उस तरह के निर्णय लिए जाएं। जैसे उन्होंने, आप देखें, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया 2014 में, फिर एक कंटिजेंसी रिजर्व पूल बनाया 2016 में। आप देखें कई देश जो इससे जुड़ना चाह रहे हैं, जिसकी हम बात बार बार सुन रहे हैं कि 43 यानी 43 देश आज चाहते हैं कि वो ब्रिक्स के साथ जुड़े। उनमें से 23 देश औपचारिक रूप से प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, जो आज शिखर सम्मेलन में और कल शिखर सम्मेलन में जिस पर बातचीत होगी। तो इतने देशों का जुड़ना ब्रिक्स का जो उद्देश्य है कि सभी विकासशील और कम विकसित देशों को भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात आगे रखने का,
ये उसी का एक तरह से मान्यता है, उसी को स्वीकार करता है कि वो उद्देश्य आज 21वीं शताब्दी में बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए ब्रिक्स देशों की जो आपस में बातचीत होगी वो तो आने वाले 2-4-3 दिनों में पता चलेगा, पर जो उत्साह है देशों का ब्रिक्स के साथ जुड़ने का, वो अपने आप में इसके उद्देश्य को एक तरह से मान्यता देता नजर आता है। अमृत लोगन जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि ब्रिक्स को लेकर एक उत्साह बढ़ता है, तमाम देशों में एक आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और दूसरी तरफ भारत के लिहाज से भी देखा जाए तो 2009 से लेकर 2023 तक भारत की भूमिका भी वैश्विक मंचों पर लगातार बढ़ती जा रही है। भारत के प्रति दुनिया के नजरिया, दुनिया भारत को किस तरीके से बढ़ते हुए रोल में देख रही, उस लिहाज से भी बहुत कुछ बदला है। बदले इस परिप्रेक्ष्य में, बदली इस नई जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में भारत किस प्रकार से एक बड़ी और महती भूमिका निभाता नजर आएगा इस ब्रिक्स के मंच पे? जी, ये तो अच्छा सवाल है। ब्रिक्स जब फॉर्म हुआ था उस समय 2011-10-11 ये वर्ल्ड बैंक का भी फिगर है कि उस समय जो ब्रिक्स का जो जीडीपी था वर्ल्ड के हिसाब से, वो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, वो करीब 11 से 13% होता था, और जो कि 2021 में बढ़ के 26% हो गया। उस तरह से आर्थिक रूप से भी जो ब्रिक्स का क्लाउट है दुनिया में वो बढ़ गया। लेकिन उस वक्त भी हम अगर पिछले जाएं, जब ब्रिक्स 2008-9 में फॉर्म हो रहा था और जो रशिया में पहला शिखर सम्मेलन हुआ और बाद में साउथ अफ्रीका को डाला गया, तो हमें याद रखना चाहिए कि 2008 में जो कि 9 में भी स्पिल ओवर किया था कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी दुनिया में। काफी बैंक्स वगैरह फेल किए थे। तो उस समय जो थे ब्रिक्स के मंत्रियों ने एक मीटिंग की थी और उन्होंने कुछ सलाह दी थी कि उस क्राइसिस से कैसे उभरा जाए। और अगर आप IMF और वर्ल्ड बैंक और इन संस्थाओं की आप रिपोर्ट देखें तो कई सुझाव जो उस समय दिए गए थे ब्रिक्स के द्वारा, उनको जो है कि अडॉप्ट किया गया। तो जब 11 से 15% से कम। अमृत जी, मैं आपको रोकना चाहेंगे, ये तस्वीरें इस वक्त हम, अमृत जी आपको रोकना चाहेंगे, तस्वीरें हम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जोहानिसबर्ग पहुंचे हैं होटल के बाहर, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। आइए वो तस्वीरों को देखते हैं। की सीधी आवाज ऐसी हम सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नारे लग रहे हैं। भारत माता की जय घोष सुनाई पड़ रहा है। विदेशी सरजमी पर तिरंगा शान से लहराता नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के जोहानिसबर्ग पहुंचने की ये तस्वीरें, साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है प्रधानमंत्री वहां पहुंचे।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे अब से कुछ क्षण पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं जोहानिसबर्ग के उस होटल में जहां पर वो ठहरे हुए हैं। कितनी बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए। दोहा से मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमृत लोगन जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी विदेश मामलों के जानकार लगातार बने हुए। अमृत लोगन जी, अपनी बात रख रहे थे जिस बारे में आप जिक्र कर रहे थे कि ब्रिक्स जैसे मंच के माध्यम से भारत की बढ़ती भूमिका ये आज के परिप्रेक्ष्य में कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, उस बात को आप अपनी पूरा करें। जी हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि जो ब्रिक्स का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जो वित्तीय क्राइसिस हुआ था 2008 में, उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और अब तो जो वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट कहती है कि जो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी आपस में काफी बढ़ चुका है। और लगातार ये जो है ब्रिक्स के इकोनॉमिक और अदर इंडिकेटर्स पे जो है कि बढ़ोतरी ही आ रही है। तो इस वजह से, जैसा कि अभी प्रोफेसर ने बैकग्राउंड रखा कि ब्रिक्स का जो है उद्देश्य क्या था। ब्रिक्स का उद्देश्य था कि जो रिच कंट्रीज या तो डेवलप्ड कंट्रीज सो कॉल्ड के जो ग्रुप थे, जैसे G7 हुआ, जो पहले G8 होता था, रशिया को निकाल के G7 हो गया, या उसको बढ़ा के फिर G20 किया गया। तो वहां पर जो विकासशील देश है, खास करके अफ्रीका, जो लातिन अमेरिका और दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों को लग रहा था कि हमारा जो भार है, जो विश्व में जनसंख्या के हिसाब से, जो GDP के हिसाब से जो होना चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। जो संस्थाएं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गई, वो संस्थाएं जो है कि वो खाली कुछ चंद लोगों के लिए या चंद देशों के लिए सेवा कर रही है। तो उस हिसाब से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको जो है कि ये जो ब्रिक्स जैसे जो प्लेटफॉर्म है या तो ये जो स्टेज है, उनको ये लगता है कि इसे हमें एक अलग तरीके से, चाहे वो ट्रेड के मामला में हो, चाहे वो जैसे करेंसी जो या मुद्रा का मामला हो जिसमें ट्रेड होता है, जिसमें कि कुछ चंद करेंसी ही डोमिनेट करती है, तो वो सब में एक नया उनको ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा, ये उनका होप है। और ये रहेगा। और ऑफ कोर्स जो है कि जिस तरह से अभी दो तीन साल में जो डेवलपमेंट हुई है, खास करके जो यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, जो कि लगातार खिंच रहा है और अभी उसकी समाप्ति की कोई नजर नहीं आ रही है, हालांकि सब सोचते जल्दी हो। तो ये भी एक तरह से, जिसमें कि जो एक ब्रिक्स का जो बड़ा सदस्य है रशिया, वो उसमें कि डायरेक्ट रूप से जो है कि उसमें इन्वॉल्व है ये लड़ाई में। तो उसकी वजह से भी जो अंदरूनी जो चैलेंजेस है, कहना चाहिए ब्रिक्स के सामने, जो शांति के टाइम होता था या तो बिजनेस एज यूजुअल जैसे कहते हैं, वो जो स्थिति है वो अभी नहीं है। तो इस वजह से जो चुनौतियां भी काफी है, जो इनको जो ब्रिक्स में देखना पड़ेगा। और ये सम्मेलन जो कि एक साउथ अफ्रीका में हो रहा है, दक्षिण अफ्रीका में, ये एक अच्छा अवसर है जिसमें कि उसको रीसेट करने का कि क्या उम्मीद हो सकती है, और जिसमें कि काफी अफ्रीकी देश जो यहाँ पर इनको न्योता दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छा जो है कि साइन है कि आप ये जो भविष्य के लिए एक जो है कि एक्शन प्लान या तो आगे रखने के लिए कि कैसे इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए एम्बेसडर अमृत, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, मेरा सवाल ये कि जब हम इंट्रा ब्रिक्स की बात कर रहे हैं या फिर हम एक ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक रिजर्व करेंसी की बात कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है, क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि संभव इसलिए हो पाएगा क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी बीते दिनों ही हमारा जो ट्रेड हुआ है वो लोकल करेंसी रूपी में हुआ है। तो ऐसे में चाहे वो रूबल की बात हो या फिर चीन का जो युआन है उसकी बात हो, एक कॉमन करेंसी होने से जो डिपेंडेंसी हमारी डॉलर पे है हम उससे मुक्त हो जाएंगे, हमारी एक अपनी रिजर्व करेंसी होगी, हम उस पर ट्रेड और बिजनेस कर पाएंगे। कहां तक ये संभव है कि ब्रिक्स देश लोकल करेंसीज का जो इस्तेमाल है उसको बढ़ा पाएंगे, या भविष्य में कभी एक ब्रिक्स की अपनी करेंसी भी जारी कर पाएंगे?
इससे पहले दो चीजें कहना जरूरी है जी। पहले तो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि विश्व में बहुत से देशों को, खासकर यूक्रेन युद्ध के दौरान जिस तरह से आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया रूस के ऊपर या उनको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाला गया, जिसको आज हम वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर की परिभाषा देते हैं, बिल्कुल, तो इस सब के चलते डॉलर की जो एक तरह से ख्याति थी या डॉलर पर जो विश्वास था विश्व में, वो घटी है, उस पर थोड़ी चोट जरूर आई है जी। आप देखो कि जो फॉरेन करेंसी में जो नेशनल रिजर्व्स रखते हैं देश, उसमें करीब 78% से कम होकर आज बात हो रही है 57% जो डॉलर की हिस्सा रह गया है वो। हाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें भी थोड़ी कमी आई है, पर थोड़ी कम कमी आई। तो डॉलर में थोड़ी सी ये नाराजगी जाहिर हुई है विश्व स्तर पर। और इस हालात में यदि कोई भी देश मिलकर अल्टरनेटिव या अलग करेंसी भविष्य में कभी भी जारी कर सकते हैं, तो वो ब्रिक्स से ज्यादा संभव कोई दूसरा ऐसा ग्रुप नहीं लगता है कि जो ये कर पाए। अब रही बात कि क्या ये संभव है और कब ये संभव है कि ब्रिक्स उस दिशा में कैसे अपना जो कार्यक्रम में बढ़ाएगा। पहला कदम ब्रिक्स देश उसमें ये ले रहे हैं कि कम से कम उनके आपस में द्विपक्षीय बायलैटरल व्यापार जो है उसमें वो लोकल करेंसीज को बढ़ावा दें। हालांकि वो बहुत कम है अभी उसका हिस्सा, पर उसको बढ़ाने पर सहमति है। हम ये नहीं कहते कि इंट्रा ब्रिक्स मतलब सारे ब्रिक्स देशों के आपस में लोकल करेंसीज में होना शुरू हो गया है, अभी ये द्विपक्षीय व्यापार की बात हो रही है। फिर उसको बढ़ाने के बाद सोचा जाएगा कि क्या भविष्य में कभी ब्रिक्स देश अपनी एक कॉमन करेंसी भी जारी कर सकते हैं, या एक ये पेमेंट का जो सिस्टम स्विफ्ट जैसे है उस तरह का सिस्टम तैयार कर सकते हैं। उसमें मुझे लगता है समय लगेगा, और खासकर इसलिए समय क्यों लगेगा कि पूरी तरह से आपसी सहमति से, कंसेंसस से सारे निर्णय लेता है ब्रिक्स। और यदि आज ब्रिक्स की सदस्यता को बढ़ाने की बात हो रही है, तो आने वाले वर्षों में और भी कई देश उसमें जुड़ेंगे जिनकी सहमति जरूरी होगी कि किस तरह से एक कॉमन करेंसी जारी की जाए। यूरो का एक उदाहरण दे सकते हैं। यूरोपीय देशों ने यूरो जारी किया था और आज भी यूरो है, पर वो भी देखें कि डॉलर को हटा नहीं पाया है, वो उसको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया है। तो कम से कम शुरुआत तो कर सकते हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, कम से कम शुरुआत तो कर सकते हैं। चैलेंजेस हैं, आपने कहा कि यूरो हमारे सामने है, फिर भी डॉलर बना हुआ है, लेकिन ब्रिक्स करेंसी के तौर पर एक शुरुआत तो कर सकते हैं। और जो जानकारी हमें मिल पा रही है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर ब्रिक्स करेंसी कोई कॉमन करेंसी आती है, दैट विल बी बैक्ड बाय गोल्ड, सोने के जो रिजर्व्स हैं उसके थ्रू हम उसको बैक कर सकेंगे। क्या लगता है कि अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो ये कितना मजबूत कदम होगा? आज देखिए, सबसे बड़ी चिंता जो ये है काफी देशों को कि ब्रिक्स के अंदर ही आप देखें कि चीन की जो जीडीपी है आज वो बाकी के ब्रिक्स देशों को मिलाकर उससे 3 गुना है, 3 गुना से भी ज्यादा है। बिल्कुल। तो आपस में थोड़ी चिंता या शंका ये बनी रहती है कि क्या चीन ये कॉमन करेंसी को एक तरह से अपने युआन को आगे बढ़ाने की कोशिश तो नहीं करेगा। तो आज जो चिंता है वो ये कि ब्रिक्स करेंसीज जो अभी देशों की हैं उनको उनके ऊपर विश्वास कितना है पूरे विश्व में। क्या डॉलर के जैसा विश्वास है? आज नहीं है, भविष्य में हो सकता है। ठीक उसके साथ साथ इन करेंसीज की जो कन्वर्टेबिलिटी है डॉलर के साथ, वो बहुत ही ऊपर नीचे, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। तो आज विश्व का विश्वास कितना है इनकी लोकल करेंसीज पर, वो बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जब तक विश्व का विश्वास इनकी लोकल करेंसीज पर पहले सुदृढ़ नहीं होता, बढ़ता नहीं है जी, उससे पहले सोचना कि ब्रिक्स कॉमन करेंसी अपनी जारी कर लेगा, उस पर आपसी सहमति के अंदरूनी कैसे बनेगी और बाहर से विश्वास कैसे मिलेगा, वो चुनौतियां बनी रहेंगी। मुझे लगता है कि ये शुरुआत ब्रिक्स कर सकता है, बिल्कुल शुरू कर सकता है, और कोई भी यदि ग्रुपिंग इस तरह की शुरुआत कर सकता है तो ब्रिक्स ही उसमें सबसे मुझे लगता है शक्तिशाली या अच्छा ब्रिक्स ग्रुप है जो इस तरह की शुरुआत कर सकता है। पर उसको पूरी तरह से विश्व में एक अल्टरनेटिव करेंसी जारी करने में और उस पर विश्वास जीतने में मुझे लगता है कम से कम 1 या हो सकता है 2 दशक भी लग सकते हैं।
जी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, जो बात आप कह रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि भारत का जो हालिया बयान है वो नेशनल करेंसी में यानी रुपए में व्यापार को आगे बढ़ाने को लेकर फोकस नजर आता है, लेकिन क्या कुछ तय होगा, ये निश्चित तौर से हमको 2-1 दिन का इंतजार करना होगा। अमृत लोगन जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रिक्स अपनी प्रासंगिकता को बनाए रहे और बेहतर तरीके से अपने आप को इमर्ज करके वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। इसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़े हैं, उसमें हम और कैसे जमीनी प्रगति कर सकते हैं। कॉमन करेंसी या नेशनल करेंसी में हम ट्रेड, आपसी ट्रेड को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसमें हम आगे कैसे बढ़े, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इस बार ब्रिक्स को लेकर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल्स के तमाम देश हैं वो भी जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में एक अल्टरनेट के साथ में हमारे पास एक पूरा रोड मैप हो, तब हम ग्लोबल साउथ की जिस आवाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, शायद हम एक रोड मैप के साथ अगर जाएंगे तो एक बेहतर विकल्प के तरीके से एक बेहतर व्यवस्था को हम स्थापित करने के प्रयास कर पाएंगे। किस तरह से आप देखते हैं इसको? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी हाँ जी, अमृत लोगन जी। जी नहीं, इसमें ये जो व्यापार है, करेंसी है, जैसे कि अभी जो विश्व युद्ध के बाद जो व्यवस्था जो शुरू की गई थी वो काफी एक तरह से 1971 तक, जब अमेरिका जब गोल्ड रिजर्व्स सबसे ज्यादा उनके पास है, तो एक हर करेंसी जो है करेंसी एक पेपर करेंसी है, तो वो गोल्ड से बैक था, गोल्ड के उसके पीछे उनका आधार था ना, कि जो कि एक एसेट है। उसके बाद जब से वो 1971 के बाद जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जो उस समय लागू था, जो टूट गया, तो उसके बाद तो जो करेंसी, जो फिएट करेंसी का जमाना है, जो कि अब तो जितना, अब एक एस्टिमेट के अनुसार जितना करेंसी, खास करके जो रिजर्व करेंसी भी जो डॉलर है, जो सबसे लेटेस्ट जो ट्रेंड है, जो रिपोर्ट्स है, जो आंकड़े हैं, बताते हैं कि जितना जरूरत है विश्व में ट्रेड के लिए, या तो इवन जो है कि बचत में रखने के लिए, उससे करीब 7 गुना 8 गुना ज्यादा डॉलर जो है कि विश्व में फ्लोट कर रहा है। तो ये तो रिजर्व करेंसी की बात हुई। तो जब हम उसको निचले स्थान पर लेते हैं और जो लोकल करेंसी की बात करते हैं, तो उसमें तो आजकल तो लोगों का कितना विश्वास है, नहीं है। और तो ये तो सबसे अच्छा उदाहरण था जिम्बाब्वे का जी, और जिसमें जिस तरह से उनका लोकल करेंसी जो है कि बिल्कुल जो करेंसी जो वाकई में है, बेसिकली एक कागज का टुकड़ा ही है, वहां तक आके सिमट गया था जी। और खाली जिम्बाब्वे नहीं, और भी कई ऐसे उदाहरण हैं विश्व में जो इस तरह के। अभी वेनेजुएला इतना जो है कि खनिज तेल और अन्य खनिजों के प्रचुर मात्रा में धनी होने के बावजूद वहां भी मिसमैनेजमेंट की वजह से करेंसी इधर हो गया। हम तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि जो विश्व में इस समय हालात हैं जी, जो करेंसी की, वो बहुत ही जो बोलते हैं कि फ्लूइड है, या तो उनका जो आधार है, जड़ है, वो बिल्कुल ही कमजोर है। तो और कल को क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे स्थिति में कौन सा करेंसी डूब जाएगा, जैसे जिम्बाब्वे का उदाहरण हुआ या क्या हुआ, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें जो देश है, खास करके अफ्रीका देश भी एक ये है कि उनके पास खनिज के मामले में काफी धनी है। उनके पास जो बाकी जो एग्रीकल्चर हुआ, कृषि का जमीन है, वो काफी उपजाऊ है, ज्यादा है। अगेन एक एस्टीमेट बताता है कि अफ्रीका जितना जो डेट बोलते हैं ना, जो कर्ज, जो देन है IMF को या वर्ल्ड बैंक को, अगर जो अफ्रीका के जो लीडर्स हैं, या तो अफ्रीका के जो और बैंक्स हैं, उनका जो पैसा बाहर पड़ा हुआ है, जैसे स्विस बैंक हुआ, जैसे या तो लंदन में बैंक्स हुआ, वो जितना डेट है उनसे 17 गुना ज्यादा तो वो बाहर रखे हुए पैसा। तो अगर ये सब वापस आया तो डेट ही ना, जो उनका कर्ज है वो सिर्फ समाप्त नहीं हो जाएगा, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा पैसा रहेगा, सरप्लस पैसा रहेगा, बल्कि दुनिया को दे सकते हैं जी। तो ये सब देखते हुए ये फैक्ट अमृत, इसी बात को ध्यान में रखते हुए
इसलिए तो कहा जा रहा है कि हमें इसके पैरेलल में अपना एक कॉमन करेंसी लाने की जरूरत है, डी डॉलराइजेशन की जरूरत है। बहुत से लोग, बहुत से कंट्रीज इसको बात भी कह रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, मेरा सवाल ये कि इसी तरह से कॉमन करेंसी के साथ साथ एक कॉमन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की भी बात की जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि इधर S&P है, स्टैंडर्ड एंड पुअर है, मूडीज है। इसके मुकाबले में ब्रिक्स कंट्रीज को भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाने की जरूरत है, अगर कॉमन करेंसी बन जाती है उसके बाद। करीब 2 या 3 साल हो गए हैं इस बात को शुरू हुए कि ब्रिक्स देश अपनी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी बनाना चाहते हैं, और ये बात भी यूक्रेन युद्ध के चलते तेजी से जोर पकड़ रही है। क्योंकि आप देखिए, फिट्स ने अभी हमारे जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी रेटिंग भी AA+ से कम करके AA कर दी है। वो इसलिए सैंक्शंस है रूस के ऊपर, और रूस हिस्सा है ब्रिक्स देशों का। तो ये जो चाहे वो उनकी स्विफ्ट सिस्टम हो या क्रेडिट रेटिंग तरीके हो, वो आज ये शायद कंपेल करते हैं ब्रिक्स देशों को कि अपना एक अलग से ढांचा इस तरह का बनाए और इस तरह की एजेंसी अलग से बनाए। कल ही शायद एक बयान आया है, तिलिमा रोसेफ जो पूर्व राष्ट्रपति हैं ब्राजील की, अभी वो न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि व्यापार के साथ साथ निवेश भी लोकल करेंसीज में होना चाहिए, और वो इसी अक्टूबर में एक भारतीय रुपये का बॉन्ड जारी करने जा रहे हैं, जिससे वो मनी रेज करके फिर वो लोकल करेंसीज में निवेश भी करना शुरू करेंगे। तो बहुत सी ऐसी इनोवेटिव तरीके हैं जिससे ब्रिक्स देश, उनके जो एजेंसीज है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वो लोकल करेंसीज को ज्यादा से ज्यादा आपसी व्यापार में, आपसी निवेश में बढ़ाने की एक तरह से ताक में लगा हुआ है। और यहाँ उनको लगता है कि इस तरह से लोकल करेंसीज, नेशनल करेंसीज का इस्तेमाल हो सकता है, वो अपने आप में डी डॉलराइजेशन ही है एक तरह से। जी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, एक महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि वक्त थोड़ा सा सीमित बचा है, अब कुछ और विषयों को भी लें। अगर हम आर्थिक और ये इस प्रकार के मसलों से आगे बढ़ के बात करें तो वैश्विक शांति को लेकर भी, आतंकवाद जैसे मसलों को लेकर भी कहा जाए, जो बड़े चैलेंजेस हैं उनको भी एड्रेस करने पर भी कहीं ना कहीं बातचीत मंथन ब्रिक्स के इस मंच से हो सकता है। क्या कुछ अपेक्षा हम कर सकते हैं इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दों पर? कैसी हम एक साझा समझ की उम्मीद रख सकते हैं इस प्रकार के मंथन से? किस तरह से आप देखते हैं इसको? हालांकि ब्रिक्स देशों की शुरुआत तो इमर्जिंग इकोनॉमीज के नजरिए से हुई थी, पर पिछले 10 सालों में आप देखें कि उसका जिस तरह से प्रभाव बढ़ा है विश्व में, तो और भी कई मुद्दों को उन्होंने अपने संज्ञान में लिया है और उस पर टिप्पणी करते हैं। भारत के नजरिए से मुझे लगता है इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद से किस तरह से लड़ना है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुराष्ट्रीय संगठन है उनमें किस तरह से बदलाव लाने की जरूरत है, खासकर जो वित्तीय संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनमें किस तरह से बदलाव, रिफॉर्मेशन की जरूरत है, इस पर जोर होगा। भारत के प्रधानमंत्री जब भी विदेश यात्राओं में जाते हैं तो उनके लिए आतंकवाद से लड़ने का मुद्दा हमेशा एक बहुत ही खास मुद्दा रहता है, उस पर हमेशा वो बात करते हैं। और मुझे लगता है कि ब्रिक्स सम्मेलन में भी इस तरह से इस बार कुछ आतंकवाद की चिंता जो है वो जाहिर होगी। और छोटी सी बात उसमें जोड़ दूंगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले दर्जनों इस तरह की बैठकें होती हैं 5 देशों के, जो चाहे वो विश्वविद्यालय के लोग हों, थिंक टैंक्स के लोग हों, व्यापारी हों, वैज्ञानिक हों, यूथ हो, एडवाइस सलाहकार हों, अफसरशाह हों, मंत्री हो, और फिर शिखर सम्मेलन होता है। तो अलग अलग स्तर पर जो जुड़ने की कोशिश है ब्रिक्स देशों की, मुझे लगता है वो अपने आप में एक अलग उदाहरण खड़ी करती है, और उससे उम्मीद होती है कि जो निर्णय शिखर सम्मेलन में लिए जाएंगे उनको जमीन पर उतारना आसान होगा। इसलिए जो बड़े मुद्दे हैं आतंकवाद को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बदलाव लाने की जरूरत को लेकर, सदस्यता बढ़ाने को लेकर, एक तरह से नई करेंसी शुरू करने की बात हो, तो सभी मुद्दों पर सहमति जिस तरह से बढ़ेगी उसको उतारना भी आसान होगा। बिल्कुल, हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग पहुंच गए अपने होटल में, और प्रधानमंत्री ने तमाम जो भारतवंशी उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे उनसे उन्होंने एक तरीके से मुलाकात भी की है, और उससे मुलाकात के बाद में तमाम भारतवंशियों ने किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया कुछ दी है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। It was so good. Like, I was very excited. I was almost into tears. Like, I was about to cry. It was like so. I got to handshake him. बहुत अच्छा लगा, मैंने मोदी जी से हाथ मिलाया और मैं बहुत खुश हुई। मेरी बहुत इच्छा थी उनसे मिलने की।
मैं बहुत खुश हूँ आज। We are very excited about the arrival. He is a role model of billions of people. We love him. He has taken India to the next level in the last 10 years. He is a leader and a half. बहुत खुशी हुई. I am so honored today कि I have met Modi ji. It was the most wonderful experience, and the wonderful thing is that I was singled out by him. He recognized that I took the time out to come and see him, and he appreciated it, and that shows me his humility as a person. It shows me his love that he has for people, that he recognizes that you made the effort to see him. I felt and I realized Modi what he is today. I got to touch him and I'm very happy. पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ है. I'm just very excited. It's a wonderful experience, and on behalf of the Pretoria Hindu Society, the Shri Pretoria Hindu Society, we welcome Modi ji. This is a great honor for us. Cordially and respectfully extend my regards to every citizen of India, and I'm proud to be an Indian and would like to die with an Indian identity by serving the country in a very enforcement way or in a silent way. तो ये कुछ प्रतिक्रियाएं वहां के लोगों की जब उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और इस तरह की बातें हुई. बहुत ही एक्साइटेड, और उन्होंने कहा कि बिलीव नहीं हो पा रहा है. बच्ची कह रही थी कि मेरे आंखों से आंसू आ गए. तो ये एक खुशी की बात होती है. और वो कुछ हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, वहां मौजूद बच्चों ने, लोगों ने प्रधानमंत्री को रक्षा का बंधन बांधना, ये भी हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं. तो ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं कि साउथ अफ्रीका में भी भारतीय परंपरा और त्योहारों की झलक साफ तौर से दिखती है. और प्रधानमंत्री को दो महिलाएं राखी का बांधती हुई, तो ये भी दिखाता है कि एक भावनात्मक लगाव, एक सांस्कृतिक जुड़ाव साफ तौर से दिखाता है, और भारतीयों के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए. फिलहाल वक्त इतना ही. आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया. अमृत लगुन साहब, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसका प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. तो लगातार प्रधानमंत्री का ये ब्रिक्स के सम्मेलन के लिहाज से ये दौरा जारी है, और इस दौरे से जुड़ी पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे. साथ ही साथ मेहमानों के साथ, खास मेहमानों के साथ में इन तमाम खबरों का विश्लेषण भी करते रहेंगे कि आखिर इस ब्रिक्स सम्मेलन के मायने क्या और कैसे भारत की बढ़ती भूमिका का मुजाहिरा करने के लिहाज से भी ये मंच बेहद महत्वपूर्ण है. 2 देशों की यात्रा पर है पीएम. दक्षिण अफ्रीका, जहां के ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे, और उसके बाद ग्रीस की यात्रा पर जाएंगे. इन तमाम 22 से लेकर 25 तारीख तक लगातार डीजी न्यूज के साथ बने रहिए. पल पल का अपडेट हम आपको अपने इस चैनल के जरिए आपको देते रहेंगे. फिलहाल इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम बस इतना ही. मुझे और हमारी पूरी टीम को और आनंद को, हम सभी को भी दीजिए अनुमति. नमस्कार.